अरे मेरी कमर तोड़ दी इस बेकार बॉडी ने। बेसिक कल्टीवेशन यानी ची को बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा ची ही गड़बड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि कल्टीवेशन तो शुरू नहीं हुई, ऊपर से पूरे 3 दिन और 3 रात तक दर्द सहना पड़ेगा। हालत इतनी खराब थी कि अब झाड़ू लगाने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सिस्टम दिखाई दिया। एक पत्थर जैसा दिखने वाला छोटा सा क्रिएचर उससे बात कर रहा था। उसने अपना परिचय सिस्टम के एक्सक्लूसिव स्पिरिट के रूप में दिया और बताया कि वो अभी अभी नींद से जागा है। लेकिन पहली नजर में ही उसने देखा कि उसका होस्ट चोट खाकर नुकसान उठा रहा है। स्पिरिट का नियम बिल्कुल साफ था, उसका होस्ट कभी भी नुकसान में नहीं रह सकता और न ही किसी की वजह से उसे बेइज्जती या तकलीफ सहनी पड़ेगी। अगर होस्ट को थोड़ा भी नुकसान हुआ तो सिस्टम उससे कई गुना ज्यादा कॉम्पेंसेशन देगा। इसी के साथ सिस्टम ने उसकी पूरी वोशिंग को अनलॉक कर दिया और उसे बेहद पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से भर दिया। फिर एक और एबिलिटी एक्टिवेट की गई, जिससे बाहर की दुनिया में उसकी असली कल्टीवेशन कोई नहीं देख सकता था। सबको वही दिखाई देगा कि वो अभी भी छुआई रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल पर है, जबकि उसकी असली पावर छिपी रहेगी। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। स्पिरिट तुरंत छिप गया और होस्ट को माइंड स्पेस में उससे बात करने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद कुछ लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक ने गुस्से में आकर उसका दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। स्पिरिट तुरंत भड़क गया क्योंकि होस्ट की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, लेकिन होस्ट ने उसे शांत रहने को कहा। उसके लिए दरवाजा टूटना कोई बड़ी बात नहीं थी और वो किसी बेवजह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। तभी सीनियर रायन ने उसे धमकाते हुए बताया कि 2 दिन बाद आउटर सेक्ट कॉम्पिटिशन होने वाली है। जो लगातार 3 साल तक सबसे नीचे रहेगा उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। रायन पहले ही ची रिफाइनिंग के 6th लेवल पर पहुंच चुका था और जल्द ही इनर सेक्ट में जाने वाला था। उसके साथ आए लोगों ने होस्ट को बेकार बताते हुए कहा कि वो सेक्ट के रिसोर्सेज बर्बाद कर रहा है और उसे कंपटीशन से पहले ही चले जाना चाहिए। स्पिरिट ने यह सब सुनकर होस्ट को तुरंत बदला लेने के लिए कहा, क्योंकि अब होस्ट पहले ही अपनी असली पावर में ची रिफाइनिंग पीक पर पहुंच चुका था। लेकिन होस्ट ने फिर भी लड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कुछ लोगों की बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है और वह कंपटीशन में सीधे विथड्रॉ कर लेगा। वह किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। यह बात रायन को और ज्यादा चुभ गई। उसे लगा कि एक कमजोर डिसाइपल उसके सामने बिल्कुल नहीं डर रहा। गुस्से में उसने होस्ट की बची खुची कल्टीवेशन भी खत्म करने का फैसला कर लिया। स्पिरिट ने कहा कि उसे हमला करने दो। अगर उसका अटैक होस्ट को थोड़ा भी छू गया तो सिस्टम उसे ऐसा कॉम्पेंसेशन देगा कि रायन खुद पछताएगा। होस्ट ने आखिरकार हामी भर दी। रायन ने हमला किया और इस दौरान होस्ट के कपड़े तक फट गए। बस इसी को सिस्टम ने प्रॉपर्टी डैमेज मान लिया। तुरंत सिस्टम का कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल रायन के शरीर में भयानक उलटफेर हुआ। उसका डांटियन सीधे टूट गया और उसकी पूरी कल्टीवेशन खत्म हो गई। वो जमीन पर गिरकर खून उगलने लगा। वहां मौजूद लोग दंग रह गए। रायन चीखते हुए पूछने लगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की गई। लेकिन होस्ट ने शांत होकर कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। रायन खुद उसके ऊपर हमला करने आया था और अचानक जमीन पर गिर गया। शायद अपने पुराने कर्मों की वजह से उसे सजा मिली थी। स्पिरिट इस नतीजे से बेहद खुश था। उसके लिए छाई रिफाइनिंग के 6th लेवल का एक्सपर्ट भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन होस्ट को चिंता थी कि रायन के पीछे इनर सेक्ट का एक एल्डर है। अगर उसने उसकी असली कल्टीवेशन देख ली तो सारी परेशानी बढ़ सकती थी। स्पिरिट ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी कंसीलमेंट इतनी पावरफुल है कि कोई उसकी असली कल्टीवेशन नहीं देख सकता। अब वो छाई रिफाइनिंग पीक पर था और उसके शरीर में ऐसी क्षमता आ चुकी थी कि ठंड और गर्मी भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। यहां तक कि पॉइजन भी उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यह सुनकर होस्ट काफी खुश हुआ। अब कम से कम सोते समय उसे अपनी पुरानी खराब चादर से ठंड में नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन तभी बाहर से किसी ने उसका नाम पुकारते हुए जोरदार आवाज लगाई। ये एक एल्डर था जो सीधे उसके कमरे के सामने आ पहुंचा। उसकी भारी ऑरा के दबाव से होस्ट परेशान होने लगा। स्पिरिट ने तुरंत कहा कि यह सीधा मेंटल बुलिंग है और होस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन होस्ट ने उसे रोक दिया और शांत रहकर देखने लगा कि एल्डर आखिर चाहता क्या है। एल्डर ने बताया कि रायन उसी के कोर्टयार्ड में अपनी कल्टीवेशन खो चुका है, इसलिए इस मामले की जिम्मेदारी होस्ट पर भी आ सकती है। होस्ट ने कहा कि वो पूरी रात अपने कमरे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और उसे बाहर क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एल्डर ने उसे सेक्ट के रिसोर्सेज बर्बाद करने वाला बेकार डिसाइपल घोषित कर दिया। इसके बाद उसका स्पिरिट स्टोन अलाउंस बंद कर दिया गया। उसका रहने का स्थान भी छीन लिया गया और उसे पनिशमेंट के तौर पर वेस्टपिल माउंटेन भेज दिया गया। वहां उसे बिना अनुमति बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन होस्ट को इसमें भी एक फायदा नजर आया। वेस्टपिल माउंटेन पर कोई ज्यादा निगरानी नहीं थी, कोई रेगुलर असेसमेंट नहीं था और बाकी लोगों के झगड़ों से भी दूर रहा जा सकता था। इसलिए उसने पनिशमेंट को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तुरंत वहां जाने की तैयारी कर ली। स्पिरिट को फिर गुस्सा आया क्योंकि होस्ट का अलाउंस काटा गया था। सिस्टम ने इसे मैलिशियस डिडक्शन माना और तुरंत मैसिव कॉम्पेंसेशन एक्टिवेट कर दिया। उसे 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज का कॉम्पेंसेशन मिला। इसके बाद सिस्टम ने वेस्टपिल माउंटेन की पूरी लैंड वेन को मॉडिफाई करने की परमिशन भी अनलॉक कर दी। और सबसे बड़ा कॉम्पेंसेशन था उसकी फोर्स्ड ब्रेक थ्रू। उसकी कल्टीवेशन को सीधे बॉडी टेम्परिंग पीक तक पहुंचा दिया गया। होस्ट खुद हैरान था कि सिर्फ उसका अलाउंस काटा गया था, लेकिन सिस्टम ने उसे पूरी तरह से कॉम्पेंसेट कर दिया। स्पिरिट ने उसे तुरंत वेस्टपिल माउंटेन जाने को कहा। उसका इरादा उस सुनसान जगह को एक शानदार इमॉर्टल कल्टीवेशन पैराडाइज में बदलने का था। जब दोनों वहां पहुंचे तो आसपास का पॉइजन इतना तेज था कि सामान्य कल्टीवेटर के लिए वहां रहना मुश्किल था। स्पिरिट फिर से भड़क गया और इसे होस्ट के खिलाफ एक और नुकसान मानने लगा। लेकिन होस्ट अब बॉडी टेम्परिंग पीक पर था,
इसलिए पॉइजन उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उसे सिर्फ उस जगह की बदबू परेशान कर रही थी। स्पिरिट ने फिर भी सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। कुछ ही पल में वेस्ट पिल माउंटेन पूरी तरह बदल गया। होस्ट ने वहां बनी शानदार जगह देखकर तारीफ की। स्पिरिट ने बताया कि उसने पहाड़ की चोटी पर एक पर्पल बैम्बू कोर्टयार्ड भी तैयार कर दिया है और बेड तक पहले से लगा हुआ है। अब होस्ट के पास कल्टीवेशन की कोई मजबूरी नहीं थी, न कोई कंपटीशन, न कोई प्रेशर। वो बस आराम से रह सकता था। हालांकि पनिशमेंट के तौर पर उसे वेस्ट पिल माउंटेन की सफाई करनी थी, इसलिए वो झाड़ू लेकर थोड़ी सफाई करने लगा, ताकि ऊपर से ऐसा लगे कि वो सच में अपना पनिशमेंट पूरा कर रहा है। लेकिन झाड़ू लगाते समय धूल उसके पूरे शरीर पर उड़ गई। उसे छींक आ गई। बस एक छींक ने सिस्टम को फिर से भड़का दिया। सिस्टम ने इसे होस्ट के साथ हुए नए नुकसान के रूप में माना और तुरंत पूरी माउंटेन पर पड़े बेकार पिल्स को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला कर लिया। सारी डिस्कार्डेड पिल्स बदलकर टॉप ग्रेड इमॉर्टल पिल्स बन गईं। इसके साथ होस्ट को फिर से कॉम्पेंसेशन मिला और उसकी कल्टीवेशन को जबरन ब्रेक थ्रू करवाया गया। अगले ही पल उसकी कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म के पीक तक पहुंच गई। होस्ट खुद हैरान था। उसने तो सिर्फ झाड़ू लगाई और एक छींक मारी थी, लेकिन बदले में उसकी कल्टीवेशन इतनी ऊंची हो गई और पूरे पहाड़ पर इमॉर्टल पिल्स ही इमॉर्टल पिल्स दिखाई देने लगीं। स्पिरिट ने साफ कह दिया कि अब ये सारी इमॉर्टल पिल्स होस्ट के लिए स्नैक्स की तरह हैं। जब मन करे कुछ पिल्स खा सकता है। उधर सेक्ट के लोग अब भी रायन की हार को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि केवल ची रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल वाला कमजोर डिसाइपल ऐसा नहीं कर सकता। उनके हिसाब से उसके पीछे कोई बेहद पावरफुल एक्सपर्ट या कोई बड़ा सीक्रेट जरूर छिपा हुआ था। इसी वजह से एल्डर सैमुअल ने फैसला किया कि वह खुद होस्ट की असली ताकत का पता लगाएगा। उसने एक डेंजरस सोल टेक्निक एक्टिवेट की और अपनी स्पेशल स्पिरिचुअल आई से दूर बैठकर होस्ट की जांच शुरू कर दी। होस्ट को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। स्पिरिट ने तुरंत पहचान लिया कि कोई उसकी सोल को इन्वेड करके उसकी असली स्थिति जानने की कोशिश कर रहा है। उसने इसे सीधे मैलिशियस स्पिरिचुअल इंट्रूजन माना, लेकिन होस्ट को बस हल्की सी खुजली महसूस हो रही थी। उसे दर्द भी नहीं हो रहा था और उसने सोचा कि शायद एल्डर सिर्फ ये देखना चाहता है कि वो पॉइजन से मरा या नहीं। स्पिरिट ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। सिस्टम ने तुरंत मैलिशियस सोल इन्वेजन डिटेक्ट कर लिया और अल्टीमेट बैकलैश मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। ये बैकलैश सीधे दूर बैठे एल्डर तक पहुंचा। कुछ ही पलों में एल्डर सैमुअल बुरी तरह घायल हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर किस तरह की टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस ने उसकी टेक्निक को उल्टा उसी पर इस्तेमाल कर दिया। उसे एहसास हुआ कि पीछे के पहाड़ में कोई ऐसा सुप्रीम एक्सपर्ट छिपा हुआ है जिसकी सिर्फ फॉर्मेशन की बैकलैश से उसकी कल्टीवेशन तक बर्बाद हो सकती है। अब उसे समझ आ गया था कि रायन ने आखिर किस तरह के भयानक व्यक्ति को उकसाया था। वहीं दूसरी तरफ होस्ट को इन सब चीजों की कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से अपनी सफाई पूरी करके वापस जाने लगा। उसने एक स्वीट फ्रूट खाया और सोचा कि झाड़ू लगाना काफी थका देने वाला काम है, अब वापस जाकर थोड़ी नींद पूरी करनी चाहिए। उधर सेक्ट में अचानक हड़कंप मच गया। एक डिसाइपल भागता हुआ आया और उसने खबर दी कि एल्डर सैमुअल बुरी तरह घायल हो चुका है। एल्डर सैमुअल की हालत देखकर सेक्ट में हड़कंप मच गया। उसकी पूरी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी थी। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, तो उसने कांपते हुए बताया कि वेस्ट पिल माउंटेन के आसपास एक भयानक एग्जिस्टेंस छिपी हुई है। उसने सिर्फ दूर से एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए उस जगह को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसी पल उसे हेवनली बैकलैश का सामना करना पड़ा और उसकी पूरी कल्टीवेशन चली गई। उसके मुताबिक वहां मौजूद व्यक्ति सेंट रियल्म से भी कहीं ऊपर का सुप्रीम एक्सपर्ट था और किसी को भी उस जगह के करीब नहीं जाना चाहिए। सेक्ट मास्टर को पहले यकीन ही नहीं हुआ। वेस्ट पिल माउंटेन तो सिर्फ सेक्ट का पॉइजन और डिस्कार्डेड पिल्स वाला इलाका था। वहां इतना पावरफुल एक्सपर्ट कैसे छिप सकता था? फिर उसे याद आया कि उसी सुबह सर्वेंट ली चेन को पनिशमेंट के तौर पर वेस्ट पिल माउंटेन भेजा गया था। अब उसे शक होने लगा कि ली चेन कोई साधारण कमजोर डिसाइपल नहीं है। हो सकता है वो खुद कोई सुप्रीम एक्सपर्ट हो या किसी बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस का प्रोटेक्टेड जूनियर हो। रायन का डांटियन टूटना और एल्डर सैमुअल का कल्टीवेशन खोना, दोनों घटनाएं अब उन्हें एक वार्निंग जैसी लगने लगीं। सेक्ट मास्टर ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि वेस्ट पिल माउंटेन के आसपास का 10 लीटर का इलाका पूरी तरह फॉरबिडन जोन रहेगा। किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई उस सुप्रीम एक्सपर्ट की कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उधर ली चेन को इसका कुछ भी पता नहीं था। आज उसे खाना मिलना था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई फूड डिलीवरी नहीं आई। वह भूख से परेशान होकर सोचने लगा कि आज के लिए भेजे जाने वाले स्टीम्ड बन्स आखिर आए क्यों नहीं। फिर उसने पास पड़ी इमॉर्टल पिल्स को देखा और सोचा कि शायद इन्हें खाकर भूख मिटाई जा सकती है। स्पिरिट ने यह सुनते ही आपत्ति कर दी। उसके हिसाब से इमॉर्टल पिल्स जैसी प्रेशियस चीजें खाना सिर्फ इसलिए कि सेक्ट ने फूड रोक दिया। होस्ट के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। सिस्टम ने तुरंत इस फूड शॉर्टेज को होस्ट के साथ हुआ मैसिव नुकसान मान लिया। एक और अल्टीमेट कॉम्पेंसेशन एक्टिवेट हुआ। सबसे पहले उसे एक स्पेशल आर्टिफैक्ट मिला जो एंडलेस इमॉर्टल क्विजीन प्रोवाइड कर सकता था। अब उसे जितना खाना हो उतना खाना मिल सकता था। दूसरे कॉम्पेंसेशन में उसकी हंगर से जुड़ी परेशानी खत्म की गई और उसकी कल्टीवेशन को जबरन ब्रेक थ्रू कराया गया। अगले ही पल ली चेन की कल्टीवेशन सीधे मार्कीज रियम तक पहुंच गई। ली चेन खुश हो गया। अब उसे सूखे बंस की जरूरत नहीं थी। उसके सामने शानदार फूड था और वो आराम से खाने लगा। उसकी नई कल्टीवेशन की वजह से उसकी बॉडी की डाइजेशन एबिलिटी भी बेहद पावरफुल हो चुकी थी। हालांकि इस ब्रेक थ्रू से पैदा हुई एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोग शायद इसे महसूस कर सकते थे। स्पिरिट ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि कोई भी उसकी असली पावर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। खाना खत्म करने के बाद ली चेन ने आराम से सोने का फैसला किया। स्पिरिट ने फूड कंटेनर भी उसके बेड के पास रख दिया ताकि जब भी भूख लगे वो वहीं से खाना ले सके। उधर सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने अचानक एक और टेरिफाइंग ऑरा महसूस की।
उन्हें लगा कि यह ऑरा मार्कीज रियम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और किसी एंशिएंट एम्परर जैसी दबाव वाली प्रेजेंस पैदा कर रही है। उन्होंने इसे भी वेस्ट पिल माउंटेन के हिडन सीनियर की वार्निंग मान लिया। सेक्ट मास्टर ने तुरंत फॉरबिडन एरिया को और बड़ा कर दिया। अब वेस्ट पिल माउंटेन के आसपास 50 लीटर तक किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। जो भी उस सीमा के पास पहुंचेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। इस बीच आउटर सेक्ट कंपटीशन का समय आ गया। एक स्पेशल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके सभी पार्टिसिपेटिंग डिसाइपल्स को कंपटीशन ग्राउंड पर पहुंचा दिया गया। सभी डिसाइपल्स पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन ली चेन का तरीका बिल्कुल अलग था। वो बाकियों की तरह वेपन्स और इक्विपमेंट लेकर नहीं आया। वह सीधे अपनी रिक्लाइनिंग चेयर लेकर आया और ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन में लड़ने नहीं बल्कि सोने आया हो। बाकी डिसाइपल्स उसे देखकर हैरान थे। वही पुराना कमजोर डिसाइपल जो हमेशा ची रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल पर माना जाता था। तभी एक डिसाइपल ने उसे धमकाया। उसे पता चल चुका था कि वेस्ट पिल माउंटेन में कोई सुप्रीम एक्सपर्ट छिपा हुआ है और एल्डर सैमुअल की हालत भी उसी जगह से जुड़ी है। उसे लगा कि ली चेन शायद उस इंसिडेंट से बच गया है, इसलिए आज कंपटीशन में वो खुद उसे खत्म कर देगा। कंपटीशन के रिस्पॉन्सिबल एल्डर ने भी ली चेन को सबके सामने धमकाया। पिछले 3 साल से वो लगातार सबसे नीचे रहा था। अगर आज भी वो जीत नहीं पाया तो उसकी कल्टीवेशन खत्म करके उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। स्पिरिट ये देखकर फिर भड़क उठा। उसका कहना था कि होस्ट आराम से कल्टीवेशन कर रहा था, फिर भी फॉर्मेशन के जरिए उसे जबरदस्ती यहां खींच लिया गया और अब उसे पब्लिकली थ्रेटन भी किया जा रहा है। लेकिन ली चेन बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि अगर सेक्ट से निकाल दिया गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो मार्कीज रियल्म पीक पर पहुंच चुका है और कहीं भी जाकर आराम से रह सकता है। उसे लड़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोचा कि सीधा विथड्रॉ कर लेना ही बेहतर होगा, लेकिन स्पिरिट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसके मुताबिक पब्लिक विथड्रॉल होस्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिस्टम ने तुरंत इस ह्यूमिलिएशन को कॉम्पेंसेशन ट्रिगर मान लिया। पहले उसे एक पावरफुल पैसिव एबिलिटी मिली जिसे एब्सोल्यूट ऑरा कहा गया। अब अगर कोई उसके प्रति हॉस्टिलिटी दिखाता तो यह एबिलिटी अपने आप उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को कई गुना बढ़ा देती। दूसरे कॉम्पेंसेशन में उसकी कॉम्बैट एबिलिटी की कमी पूरी कर दी गई। उसे एक लॉस्ट हेवन टियर मार्शल टेक्निक मिली और उसकी मास्टरी सीधे ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचा दी गई। ली चेन ने टेक्निक की पावर देखकर चिंता जताई। वह पहले ही मार्कीज रियल्म पीक पर था और अब इतनी डिस्ट्रक्टिव मार्शल टेक्निक मिलने के बाद अगर उसने ठीक से अटैक किया तो शायद पूरा आउटर सेक्ट ही तबाह हो जाए। लेकिन स्पिरिट का जवाब सीधा था। जो भी होस्ट को परेशान करेगा उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। फिर भी ली चेन ने लड़ाई से बचने की आखिरी कोशिश की। उसने एल्डर से कहा कि उसे लड़ाई नहीं करनी और वो वॉलंटरली विथड्रॉ कर सकता है। अगर सेक्ट से निकालना ही है तो निकाल दें, बस उसकी रिक्लाइनिंग चेयर भी साथ भेज दी जाए। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे कायर समझने लगे, लेकिन एल्डर ने विथड्रॉल स्वीकार नहीं किया। उसने साफ कहा कि आज ली चेन को सबक सिखाया जाएगा। उसने अटैक किया और धमकी दी कि ज्यादा से ज्यादा उसके सारे बोन्स तोड़ दिए जाएंगे। ली चेन आखिरकार मजबूर हो गया। वो बेहद परेशान था क्योंकि उसने अभी अभी अपने कपड़े साफ किए थे और अब लड़ाई की वजह से फिर गंदे होने वाले थे। अगले ही पल उसकी असली पावर का एक हिस्सा बाहर आया। पूरे कंपटीशन ग्राउंड पर ऐसी टेरिफाइंग प्रेशर फैल गई कि वहां मौजूद लोग कांप उठे। लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह प्रेशर आखिर किस रियल्म की है। ली चेन ने खुद भी इसे बहुत गंभीर नहीं माना। उसने कैजुअली कह दिया कि उसने तो बस सामने उड़ते एक मॉस्किटो को हटाने के लिए हाथ चलाया था, लेकिन उसके सामने मौजूद एल्डर पूरी तरह डर चुका था। उसने महसूस किया कि यह वही टेरिफाइंग ऑरा है जो उसने वेस्ट पिल माउंटेन की गहराई से महसूस की थी। अब सब कुछ साफ हो गया। ली चेन कोई ची रिफाइनिंग का कमजोर डिसाइपल नहीं था, वही हिडन सुप्रीम एक्सपर्ट था। सेक्ट मास्टर तुरंत वहां पहुंचा और उसने रिस्पॉन्सिबल एल्डर को फटकार लगाई। उसने कहा कि ली चेन जैसे सीनियर को प्रोवोक करना पूरे सेक्ट को खतरे में डाल सकता था। फिर उसने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। ली चेन को अब से सेक्ट में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं करेगा, उसकी किसी भी एक्टिविटी में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और जो भी उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उसे खुद सेक्ट मास्टर सजा देगा। इसके बाद ली चेन को स्पेशल प्रमोशन देकर इनर सेक्ट डिसाइपल बना दिया गया। सेक्ट मास्टर ने उसे हेवनली पेविलियन ले जाकर एक पर्सनल रेजिडेंस देने की बात कही, लेकिन ली चेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वेस्ट पिल माउंटेन में काफी आराम से रह रहा था और अपना स्थान बदलना नहीं चाहता था। फिर भी सेक्ट के नियमों के कारण उसे जाना पड़ा। इनर सेक्ट में उसके लिए एक रेजिडेंस चुना गया, लेकिन उसे सबसे दूर स्थित डेसोलेट सॉर्ड पीक दे दिया गया जो अपनी खराब कंडीशंस और कम स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध था। बाकी डिसाइपल्स को लगा कि ये ली चेन के साथ जानबूझकर किया गया नुकसान है, लेकिन ली चेन उल्टा खुश था। उसे शांति पसंद थी, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और वो आराम से सो सकता था। स्पिरिट फिर से नाराज हो गया। उसके हिसाब से होस्ट को सबसे खराब जगह देकर सेक्ट ने एक और बड़ा नुकसान किया था, लेकिन ली चेन ने कहा कि वहां शांति है, किसी से मिलना जुलना नहीं पड़ेगा और आराम से धूप में सोया जा सकता है। स्पिरिट ने आखिरकार तय कर लिया कि चाहे होस्ट को कोई अरियम जैसी जगह ही क्यों न मिले, वह उसे भी एक सुप्रीम इमॉर्टल पैराडाइज में बदल देगा। ली चेन के वहां से जाते ही स्पिरिट ने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। सिस्टम ने डेसोलेट सॉर्ड पीक को पूरी तरह रीशेप करके एक पावरफुल प्राइमोर्डियल डाउ ग्राउंड में बदल दिया। वहां नेचुरल स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बन गया। कल्टीवेशन और कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्पेशल एरियाज तैयार हो गए और पूरी जगह में बाहरी दुनिया की परसेप्शन को ब्लॉक करने की व्यवस्था भी हो गई। इसके साथ होस्ट को एनवायरनमेंट से हुए ह्यूमिलिएशन के बदले एक और फोर्स्ड ब्रेक थ्रू मिला। उसकी कल्टीवेशन सीधे एम्परर एंसेस्टर रियल्म पीक तक पहुंच गई। ली चेन खुद हैरान रह गया। कुछ ही समय में उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि टॉप सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स भी उसकी तुलना में ज्यादा पावरफुल नहीं लगते थे। वो खुद परेशान था कि कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे अपनी नई पावर को समझने का समय तक नहीं मिल रहा। लेकिन स्पिरिट ने साफ कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक होस्ट को नुकसान होता रहेगा
रहेगा, सिस्टम उसे लगातार कॉम्पेंसेशन देता रहेगा। ली चेन ने ज्यादा सोचने के बजाय वापस अपने इमॉर्टल पैलेस में जाकर आराम करने का फैसला किया। लेकिन तभी डेसोलेट सॉर्ड पीक पर एक और ट्रबल मेकर पहुंच गया। एक डिसाइपल को शक था कि ली चेन ने वेस्ट पिल माउंटेन से कोई एंशिएंट ट्रेजर हासिल किया है। उसकी नजर ली चेन के पास मौजूद 2 इमॉर्टल पिल्स पर पड़ी और उसने उन्हें जबरदस्ती लेने की कोशिश की। उसने दावा किया कि ऐसे हेवनली ट्रेजर्स ली चेन जैसे कमजोर डिसाइपल के पास नहीं होने चाहिए। उसने उन 2 इमॉर्टल पिल्स को प्रोटेक्शन फी के तौर पर हर महीने देने की मांग की और धमकी दी कि अगर ली चेन ने मना किया तो उसे बुरी तरह परेशान किया जाएगा। ली चेन ने शांत होकर उसे समझाया कि इन पिल्स की पावर उसके लिए ज्यादा हो सकती है और उसे इन्हें वापस कर देना चाहिए, लेकिन सामने वाला नहीं माना। स्पिरिट ने तुरंत इसे होस्ट की प्रॉपर्टी पर खुली रॉबरी, बुलिंग और ह्यूमिलिएशन घोषित कर दिया। सिस्टम ने अल्टीमेट बैकलैश एक्टिवेट कर दिया। उस डिसाइपल ने जैसे ही ली चेन से 2 इमॉर्टल पिल्स छीनने की कोशिश की, उसकी अपनी सारी फाउंडेशन और अक्यूमुलेटेड पावर उसी के खिलाफ चली गई। वो डर कर चिल्लाने लगा कि आखिर ली चेन ने उसके साथ क्या किया और वो किस तरह का मॉन्स्टर है। ली चेन ने बस इतना कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो उन पिल्स को संभाल नहीं पाएगा। अब न तो उसे इमॉर्टल पिल्स मिली और न ही उसकी अपनी कल्टीवेशन बची। कुछ ही देर बाद पेट्रोल डिसाइपल्स को डेसोलेट सॉर्ड पीक के नीचे वो व्यक्ति मिला। उसकी कल्टीवेशन, जो कोर फॉर्मेशन पीक तक पहुंच चुकी थी, पूरी तरह नष्ट हो गई थी और उसकी कल्टीवेशन पाथ भी समाप्त हो गई थी। सेक्ट में फिर से हड़कंप मच गया। सेक्ट मास्टर को गुस्सा आया क्योंकि उसने पहले ही कई बार आदेश दिया था कि डेसोलेट सॉर्ड पीक के हिडन सीनियर को कोई डिस्टर्ब न करे। फिर भी इस डिसाइपल ने सीनियर की इमॉर्टल पिल्स छीनने की कोशिश कर दी थी। सेक्ट मास्टर के मुताबिक ली चेन ने सिर्फ उसकी कल्टीवेशन खत्म करके पहले ही सेक्ट पर बहुत बड़ा एहसान किया था। लेकिन एक एल्डर इस बात से सहमत नहीं था। उसने दावा किया कि ली चेन कोई सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास कमजोर स्पिरिचुअल रूट है, इसलिए उसकी कल्टीवेशन अचानक इतनी पावरफुल होना संभव नहीं है। उसका मानना था कि डेसोलेट सॉर्ड पीक में कोई एंशिएंट बैकलैश फॉर्मेशन या प्रोटेक्टिव ट्रेजर मौजूद है और उसी की वजह से वह डिसाइपल अपनी कल्टीवेशन खो बैठा। सेक्ट मास्टर ने उसे चेतावनी दी कि ऐसी बातें करना बेहद खतरनाक है, लेकिन एल्डर नहीं माना। उसने तय किया कि उसी रात वह खुद डेसोलेट सॉर्ड पीक जाएगा। उसने दावा किया कि वह पुराने फॉर्मेशंस में एक्सपर्ट है और वहां एक पावरफुल मेज फॉर्मेशन लगाकर ली चेन की असली पहचान सामने ला देगा। अगर ली चेन के पास सच में कोई एंशिएंट ट्रेजर हुआ तो वो उसे सेक्ट की अपॉर्चुनिटी बना देगा। सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर्स ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उन्हें डर था कि यह बूढ़ा आदमी अपनी जिद में पूरे सेक्ट को खतरे में डाल देगा। लेकिन एल्डर डेसोलेट सॉर्ड पीक पर पहुंच गया। उसने वहां एक पावरफुल मेज फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। उसका विश्वास था कि कोई भी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर इसके अंदर फंसकर अपना रास्ता और डायरेक्शन खो देगा। वो इंतजार करने लगा कि ली चेन कब अपनी असली पावर दिखाएगा। उधर ली चेन को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वो आराम से सो रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और सोचा कि थोड़ी देर बाहर घूमकर शरीर को एक्टिव कर लेना चाहिए। बाहर निकलते ही उसने फॉर्मेशन को देखा। ली चेन को वो फॉर्मेशन बेहद साधारण लगा। उसने बस हल्की सी सांस छोड़ी और फॉर्मेशन लगभग टूटने ही वाला था। लेकिन उसी दौरान धुंध की वजह से उसका पैर अटक गया। ली चेन लड़खड़ा गया और स्पिरिट तुरंत फिर से भड़क उठा। उसके लिए होस्ट का सिर्फ ठोकर खा जाना भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। स्पिरिट ने तुरंत इसे मैलिशियस एम्बुश मान लिया और सिस्टम से कहा कि इस नुकसान का हिसाब किया जाए। वहीं ली चेन को अब भी लग रहा था कि यह फॉर्मेशन इतना कमजोर है कि वो इसे आसानी से खत्म कर सकता है। स्पिरिट अभी भी उस फॉर्मेशन को लेकर भड़का हुआ था। उसे लगा कि ली चेन को जानबूझकर एक हार्मफुल फॉर्मेशन से परेशान किया गया है। सिस्टम ने तुरंत होस्ट के मेंटल और फिजिकल डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट किया और हाईएस्ट लेवल डिफेंसिव कॉम्पेंसेशन एक्टिवेट कर दिया। सबसे पहले ली चेन को एक सुप्रीम फिजिक मिला, जिससे वो हर तरह की टेक्निक, फॉर्मेशन, इल्यूजन और कर्स से इम्यून हो गया। कोई भी फॉर्मेशन या सुपरनैचुरल इफेक्ट उसके शरीर को छूते ही टूट जाएगा। इसके बाद सिस्टम ने उसकी कल्टीवेशन को फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कराया। ली चेन सीधे सेंट रियल्म पीक तक पहुंच गया। वहीं फॉर्मेशन लगाने वाला एल्डर अचानक अपनी लाइफ फोर्स खोने लगा। उसे समझ आ गया कि सामने वाला कोई ऐसा अस्तित्व है जिसके सामने उसकी सारी चालें बेकार हैं। वो डर कर ली चेन से माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की और सीनियर की असली पावर को समझ नहीं पाया। सेक्ट मास्टर भी तुरंत वहां पहुंच गया। उसने ली चेन से माफी मांगी और कहा कि सेक्ट ने उसे परेशान करने वाले एल्डर को सजा दे दी है। उस एल्डर को उसके पद से हटा दिया गया और किंगयून सेक्ट से भी निकाल दिया गया। साथ ही उसे हमेशा के लिए इस माउंटेन रेंज में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने ली चेन के सामने कुछ गिफ्ट्स भी रख दिए और उससे इस घटना को भूल जाने की विनती की। लेकिन ली चेन को इस पूरे मामले में कोई खास परेशानी लगी ही नहीं थी। उसके मुताबिक वो तो बस हल्का सा ठोकर खाकर गिरा था। उसने गिफ्ट्स रख लेने को कहा और सबको वापस जाने दिया। अब उसका मन सिर्फ चांद देखते हुए आराम करने का था। सेंट रियल्म पीक की पावर उसके पास थी, लेकिन उसके लिए उसका इस्तेमाल करना भी बेकार था। वो इसे लड़ाई के बजाय सोने के लिए ज्यादा उपयोगी मान रहा था। उधर सेक्ट के एल्डर्स अब एक नई समस्या पर चर्चा करने लगे। ली चेन अब इनर सेक्ट डिसाइपल था, इसलिए उसे सीक्रेट रियल्म में जाने का अधिकार था। सवाल था कि उसे सीक्रेट रियल्म में कौन सी जगह दी जाए। कुछ एल्डर्स का सुझाव था कि उसे सीधे सीक्रेट रियल्म के कोर एरिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्रिएशन स्पिरिट स्प्रिंग, दे दी जाए। लेकिन सेक्ट मास्टर ने तुरंत मना कर दिया। उसका मानना था कि ली चेन जानबूझकर अपनी असली आइडेंटिटी छिपाकर एक कमजोर छी रिफाइनिंग डिसाइपल की तरह रह रहा है। अगर सेक्ट उसे सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर सीधे दे देगा तो उसकी डिस्गाइज एक्सपोज हो जाएगी, और अगर ली चेन को पता चला कि सेक्ट ने उसकी असली ताकत पहचान ली है
तो शायद पूरा किंगयून सेक्ट तबाह हो सकता है। इसलिए सभी एल्डर्स ने फैसला किया कि वे उसकी डिस्गाइज में पूरा साथ देंगे। ली चेन को एक ऐसे सीक्रेट रियल्म एरिया में भेजा जाएगा जहां बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। बाहर से वो जगह एक कमजोर और बेकार डिसाइपल के लिए बिल्कुल सही लगेगी। उन्हें लगा कि इसी तरह ली चेन अपनी नॉर्मल लाइफ का अनुभव कर सकेगा और सेक्ट भी सुरक्षित रहेगा। जब ली चेन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जगह बेहद खराब थी। तेज हवा चल रही थी, रेत उड़ रही थी और उसकी आंखों में भी धूल चली गई। उसके कपड़े तक खराब हो गए। स्पिरिट फिर से भड़क उठा। सिस्टम ने इसे जानबूझकर दिए गए खराब एनवायरनमेंट और होस्ट को परेशान करने की कोशिश माना। इस बार कॉम्पेंसेशन इतना बड़ा था कि पूरे सीक्रेट रियल्म की मूल पावर ही टारगेट बन गई। सीक्रेट रियल्म की सारी कोर अथॉरिटी और मूल एनर्जी ली चेन को ट्रांसफर कर दी गई। इसके साथ ही उसकी कल्टीवेशन फिर से फोर्सफुली ब्रेक थ्रू हुई। वो सीधे ग्रेट सेंट रियल्म पीक तक पहुंच गया। ली चेन खुद हैरान था। उसने तो बस अपनी आंख से रेत हटाई थी और बदले में वो ग्रेट सेंट रियल्म पीक पर पहुंच गया। अब वो मजाक में सोचने लगा कि अगर उसने छींक भी दी तो शायद पूरा सीक्रेट रियल्म ही हिल जाएगा। तभी सीक्रेट रियल्म का गार्डियन बीस्ट उसके सामने आ गया। उसने ली चेन को धमकाया और उस पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। स्पिरिट फिर से इसे होस्ट के खिलाफ थ्रेट और इंटिमिडेशन मानकर भड़क गया, लेकिन ली चेन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसने सीक्रेट रियल्म की सारी एनर्जी पहले ही ले ली है, इसलिए गार्डियन का थोड़ा गुस्सा निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पिरिट इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। उसके लिए कोई भी व्यक्ति होस्ट पर आवाज ऊंची नहीं कर सकता था। उसने गार्डियन बीस्ट को अपनी शक्ति के सामने झुका दिया। गार्डियन तुरंत डर गया और उसने अपनी शक्ल बदलकर एक विशाल ड्रैगन स्केल चेयर का रूप ले लिया। उसने ली चेन से माफी मांगी और कहा कि वो उसे आराम करने के लिए अपनी बॉडी को चेयर की तरह इस्तेमाल करने देगा। ली चेन ने भी ज्यादा बहस नहीं की और आराम से उस पर बैठ गया। उधर किंगयून सेक्ट के एल्डर्स इस पूरे सीन को देखकर और ज्यादा कन्विंस्ड हो गए कि ली चेन कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है। उन्होंने सोचा कि उसने शायद पूरे सीक्रेट रियल्म की एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली है और अब उसकी पावर अनइमेजिनेबल लेवल पर पहुंच चुकी है। सेक्ट के एल्डर्स ने फिर फैसला किया कि ली चेन को आगे भी उसकी डिस्गाइज के मुताबिक ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन उसे हर समय एक ही माउंटेन पर रखना भी सही नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे वर्ल्डली एक्सपीरियंस देने के नाम पर माउंटेन से नीचे भेजने का फैसला किया। उसके लिए एक बेहद सिंपल टास्क चुना गया। उसे ग्रेट वू डायनेस्टी जाकर एक बॉटल स्पेशल सोय सॉस खरीदनी थी और इस काम के लिए सेक्ट ने उसे सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स दिए। ली चेन को जब यह पता चला तो स्पिरिट लगभग पागल हो गया। उसे लगा कि ग्रेट सेंट रियल्म पीक वाले होस्ट को एक मॉर्टल सेक्ट ने सिर्फ सोय सॉस खरीदने के लिए भेज दिया और ऊपर से रास्ते के खर्च के लिए भी केवल 2 सिल्वर कॉइन्स दिए। स्पिरिट ने पूछा कि क्या उसे किंगयून सेक्ट का मैं हॉल ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन ली चेन ने मना कर दिया। काफी समय माउंटेन पर रहने के बाद वो खुद भी थोड़ा बोर्ड हो चुका था। उसने सोचा कि नीचे जाकर नाइट मार्केट देखना और थोड़ा घूमना भी अच्छा रहेगा, इसलिए वो अपने छोटे ब्लैक डॉग के साथ माउंटेन से नीचे निकल पड़ा। शहर के गेट पर पहुंचते ही उसे एंट्री टैक्स की समस्या हो गई। साधारण मॉर्टल्स से अलग अलग टैक्स लिया जाता था और सेक्ट डिसाइपल्स के लिए 5 सिल्वर कॉइन्स देने जरूरी थे, लेकिन ली चेन के पास सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स थे। गेट ऑफिसर ने उसके कपड़े और हालत देखकर उसे चिंगयून सेक्ट का सबसे कमजोर डिसाइपल समझ लिया। उसने साफ कह दिया कि 5 सिल्वर कॉइन्स से एक भी कम नहीं लिया जाएगा। ली चेन ने विनती की कि उसके पास बस 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, लेकिन ऑफिसर ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि इतने पैसों से तो सिर्फ किसी जानवर का खाना खरीदा जा सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो गेट के पास बने डॉग होल से अंदर जा सकता है। स्पिरिट ये सुनकर फिर भड़क गया। उसे लगा कि ग्रेट सेंट रियल्म पीक वाला होस्ट अब केवल 2 सिल्वर कॉइन्स की वजह से अपमानित हो रहा है। सिस्टम ने तुरंत एक्सटॉर्शन, फिजिकल ह्यूमिलिएशन और प्रॉपर्टी लॉस डिटेक्ट किया। फिर एक मैसिव कॉम्पेंसेशन एक्टिवेट हुआ। ग्रेट वू डायनेस्टी की हजारों वर्षों पुरानी ड्रैगन वेन की पावर सीधे ली चेन को दे दी गई। इसके साथ उसकी कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई और वो क्वाजी सेंट थर्ड हेवन तक पहुंच गया। ली चेन खुद हैरान था कि सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स की वजह से इतनी बड़ी कॉम्पेंसेशन मिल गई। अचानक पूरे सिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी गायब होने लगी। ग्रेट वू डायनेस्टी की स्पिरिचुअल वेन्स सूखने लगी और लोग इसे एक मैसिव डिजास्टर समझने लगे। ली चेन ने बस इतना कहा कि उसने पहले ही बताया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अगर लोगों ने उसे बेवजह परेशान किया तो अब उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे आखिरकार सोय सॉस खरीदनी थी। वो दुकान पर पहुंचा और स्पेशल स्पिरिचुअल सोय सॉस खरीद ली। अब उसका टास्क पूरा होने वाला था। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने भी वही हाई ग्रेड सोय सॉस खरीदने की मांग की। उन्होंने ली चेन को कमजोर चिंगयून सेक्ट डिसाइपल समझकर उससे बॉटल छीनने की कोशिश की। ली चेन ने शांत होकर कहा कि अगर उन्हें भी चाहिए तो दुकानदार से दूसरी बॉटल ले सकते हैं, लेकिन सामने वाले ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने जानबूझकर ली चेन की सोय सॉस बॉटल जमीन पर गिराकर तोड़ दी और उसके जूते भी गंदे कर दिए। इसके बाद उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा कि उसने उनके एल्डर्स का अपमान किया है और अब उसकी दोनों टांगें तोड़ दी जाएंगी। स्पिरिट इस बार पूरी तरह भड़क गया। होस्ट के टास्क आइटम को तोड़ा गया था, उसके जूते गंदे किए गए थे और उसे सबके सामने इंसल्ट किया गया था। स्पिरिट ने यहां तक कह दिया कि इन दोनों सेक्ट्स को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ली चेन ने फिर भी उसे शांत किया। उसने कहा कि बॉटल टूट गई तो कोई बात नहीं, वो दूसरी बॉटल खरीद लेगा। इतनी छोटी बात को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम ने इसे फिर भी मैसिव लॉस माना। इस बार 2 पावरफुल सेक्ट्स की हजारों वर्षों की स्पिरिचुअल वेन्स और अक्यूमुलेटेड फॉर्च्यून को कॉम्पेंसेशन के रूप में छीन लिया गया। साथ ही ली चेन की कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई और वो क्वाजी सेंट 6th हेवन तक पहुंच गया। दोनों सेक्ट्स के लोग इस सडन डिस्ट्रक्शन से कांप उठे। वे ली चेन से माफी मांगने लगे और अपनी जान बख्शने की विनती करने लगे। अब ली चेन को बस वापस माउंटेन जाना था।
उसने सोचा कि वर्ल्डली वर्ल्ड में बहुत ज्यादा परेशानी है, अपने डेसोलेट सॉर्ड पीक पर वापस जाकर सोना ही ज्यादा आरामदायक है। लेकिन वापस जाने के लिए उसे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ढूंढने में काफी परेशानी हुई। हर तरफ लोग ही लोग थे और ली चेन बस जल्दी से माउंटेन लौटकर सोना चाहता था। इसी दौरान उसे किंगयून सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स दिखाई दिए। वे खुशी मना रहे थे कि आखिरकार उन्हें बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पर्याप्त मेंबर्स मिल गए हैं। अचानक किसी ने ली चेन को पकड़कर कंपटीशन एरिया में धकेल दिया। ली चेन तुरंत घबरा गया और बोला कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं आया है, वो तो सिर्फ सोय सॉस खरीदने आया था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वहां मौजूद लोगों ने उसकी अपीयरेंस और केवल ची रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल जैसी दिखाई देने वाली कल्टीवेशन देखकर उसे एक लो लेवल सर्वेंट समझ लिया। उसके हाथ में सोय सॉस की बॉटल थी और उसके साथ एक ऑर्डिनरी ब्लैक डॉग था। लोगों को लगा कि किंगयून सेक्ट अब इतना कमजोर हो चुका है कि उसने कंपटीशन में एक सर्वेंट लेवल डिसाइपल भेज दिया है। ग्रेट वू डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस ने भी उसका मजाक उड़ाया। उसे लगा कि यह टियानजाओ कंपटीशन का अपमान है। ली चेन ने समझाने की कोशिश की कि वो बस रास्ते से गुजर रहा था और उसे जबरदस्ती स्टेज पर धकेल दिया गया। लेकिन क्राउन प्रिंस ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि एक बार टियानजाओ अरीना पर आने के बाद कोई अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। अगर ली चेन किंगयून सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आज वह सबके सामने उसकी एरोगेंस तोड़ देगा। इसके बाद क्राउन प्रिंस और वहां मौजूद दूसरे जीनियसेस ने एक साथ अपनी प्रेशर ली चेन पर डालनी शुरू कर दी। स्पिरिट ये देखकर फिर भड़क उठा। उसे लगा कि उन लोगों ने ली चेन के बाल बिगाड़ दिए और उसके शरीर पर धूल तक लगा दी। उसके लिए यह सीधा होस्ट की डिग्निटी का अपमान था। सिस्टम ने तुरंत मलीशियस प्रेशर और मेंटल ह्यूमिलिएशन डिटेक्ट कर लिया। इस बार कॉम्पेंसेशन और भी भयानक था। ली चेन की सुप्रीम फिजिक ने सामने से आने वाली प्रेशर को पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर दिया। जिन लोगों ने उस पर प्रेशर डाली थी उनकी ओन डाउ हार्ट टूट गई और उनकी कॉम्प्रिहेंशन पूरी तरह खत्म हो गई। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन को फिर से फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कराया गया। अब उसकी पावर क्वाजी सेंट एथ हेवन तक पहुंच गई। अगले ही पल पूरे अरीना में हड़कंप मच गया। क्राउन प्रिंस और बाकी सभी जीनियसेस अपनी कल्टीवेशन खो चुके थे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। ली चेन ने तो बस अपने बालों को हल्का सा ठीक किया था। वो खुद भी इस परिणाम से परेशान नहीं था। उसने बस पूछा कि क्या अब वो कॉम्पिटिशन का एक स्टोन प्लेस है, क्योंकि उसे वापस माउंटेन जाकर खाना बनाना और आराम करना था। सभी लोग तुरंत मान गए कि एक स्टोन प्लेस उसी का है। ग्रेट वू डायनेस्टी के ऑफिशियल्स ने उसे सुप्रीम जीनियस घोषित किया और कंपटीशन का सबसे बड़ा प्राइज उसके सामने रख दिया। ये एक एंशिएंट रूइन से मिली सुप्रीम सीक्रेट रियल्म की इनकम्प्लीट मैप थी। ऑफिशियल्स ने वह प्रेशियस मैप ली चेन को सम्मान के साथ सौंप दी और उससे उसे स्वीकार करने की विनती की। ली चेन ने बिना लड़ाई किए कंपटीशन का प्राइज स्वीकार कर लिया। उसके लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि बिना मेहनत किए रिवॉर्ड मिल गया। अब उसका मन वापस माउंटेन जाकर आराम करने का था। उसका ब्लैक डॉग भी घूमते घूमते थक चुका था। वहीं ग्रेट वू डायनेस्टी के लोग ली चेन की साधारण सोय सॉस बॉटल को देखकर उसे किसी बेहद रहस्यमय ट्रेजर की तरह समझ रहे थे। वे सोच रहे थे कि इस बॉटल में काउंटलेस कर्मा और हिडन पावर मौजूद है, इसलिए उन्होंने उसे एंसेस्टर हॉल में रखने और दिन रात पूजा करने की बात तक कर दी। ली चेन ने उन्हें समझाया कि यह बस खाना बनाने वाली नॉर्मल सोय सॉस है। अगर इसे पूजा के लिए रखेंगे तो कुछ समय बाद खराब हो जाएगी। उसने बस इतना कहा कि अब वो वापस माउंटेन जा सकता है या नहीं। सबने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और सम्मान के साथ उसे विदा किया। कंपटीशन से मिला एंशिएंट सुप्रीम रूइन का इनकम्प्लीट मैप अब उसके पास था। ली चेन ने मैप को देखकर सोचा कि इसमें दिखाई गई इनहेरिटेंस भी बहुत साधारण है। उसके लिए वो किसी खास काम की नहीं थी और सिस्टम की स्पेस में रखना भी बेकार लग रहा था। लेकिन चिंगयून सेक्ट के लिए यह मैप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सेक्ट मास्टर ने आदेश दिया कि इनर सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स इस एंशिएंट रूइन में जाएंगे। ली चेन को भी उनके साथ भेजा जाएगा। उनका मानना था कि रूइन का अचानक सामने आना कोई संयोग नहीं है। जरूर ली चेन ने जानबूझकर यह अपॉर्चुनिटी सेक्ट को दी है। लेकिन सेक्ट मास्टर ने सभी एल्डर्स को चेतावनी दी कि ली चेन के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उसे बिल्कुल ऑर्डिनरी सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाए ताकि उसकी डिस्गाइज बनी रहे और वो अपने तरीके से एक्सपीरियंस ले सके। जब बाकी सेक्ट्स को पता चला कि किंगयून सेक्ट एक खी रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल वाले कमजोर डिसाइपल को एंशिएंट रूइन में लेकर जा रहा है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों को लगा कि ऐसा कमजोर डिसाइपल वहां जाकर सिर्फ बोझ बनेगा और शायद कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन ली चेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एंशिएंट रूइन में पहुंचने के बाद उसे बताया गया कि उसकी कल्टीवेशन बहुत कम है, इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा। उसे बाहर बैठकर सबका सामान संभालना होगा। ली चेन ने खुशी खुशी ये काम स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि सामान देखना भी ठीक है, कम से कम कोई उसे परेशान नहीं करेगा और वो आराम से सो सकता है। लेकिन जिस जगह उसे बैठाया गया था वहां एक ठंडा और सख्त पत्थर था। बैठते समय उसे काफी असुविधा हुई। स्पिरिट फिर से भड़क गया। उसके हिसाब से एक क्वाजी एम्परर लेवल एक्सपर्ट को गेट कीपर सर्वेंट बनाकर बैठाना और ऊपर से ठंडे पत्थर पर बैठाना बहुत बड़ा अपमान था। सिस्टम ने तुरंत होस्ट के वर्कप्लेस बुलिंग और फिजिकल डिस्कम्फर्ट को डिटेक्ट कर लिया। इस बार कॉम्पेंसेशन सीधे पूरे एंशिएंट रूइन पर पड़ा। रूइन की पूरी ओरिजिनल पावर छीन ली गई। उसकी सारी सुप्रीम इनहेरिटेंसेस, डिवाइन वेपन्स, पिल्स, स्पिरिचुअल रिसोर्सेज और बाकी ट्रेजर सिस्टम में ट्रांसफर हो गए। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन भी फोर्सफुली ब्रेक थ्रू हुई और वह क्वाजी एम्परर 9th हेवन तक पहुंच गया।
ली चेन ने जब इन इनहेरिटेंसेस को देखा तो उसे सब बहुत ऑर्डिनरी लगा। उसे लगा कि ये ट्रेजर्स उसकी एक नॉर्मल अटैक के सामने भी ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। लेकिन स्पिरिट ने कहा कि अगर कोई होस्ट को थोड़ा भी परेशान करेगा तो उसे अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज खोने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। उधर एंशिएंट रूइन के अंदर मौजूद कल्टिवेटर्स की हालत अचानक खराब हो गई। सारी अपॉर्चुनिटीज गायब हो चुकी थीं। डिवाइन वेपन्स नष्ट हो चुके थे और वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। किसी ने इसे रूइन नहीं बल्कि एक स्लॉटर हाउस जैसा बताया। जब चिंग्यून सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर्स वापस बाहर आए तो ली चेन बिल्कुल सुरक्षित अपनी जगह बैठा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे किसी अटैक का सामना करना पड़ा। ली चेन ने कहा कि वो पूरे समय वहीं बैठा रहा, एक कदम भी नहीं हिला और सिर्फ सामान की देखभाल करता रहा। उल्टा उसने एल्डर्स की हालत देखकर पूछा कि वे इतने गंदे और थके हुए क्यों हैं, क्या अंदर जाकर मिट्टी में खेल रहे थे। वो खुद भी शिकायत कर रहा था कि केवल सामान देखते देखते उसकी कमर दर्द करने लगी। फिर उसने अपने ब्लैक डॉग को बुलाया और कहा कि अब वापस सेक्ट चलते हैं, वहां जाकर आराम से सोना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तभी ग्रेट वू डायनेस्टी के एम्परर अपने पूरे किंगडम के कल्टिवेटर्स के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने ली चेन को सुप्रीम एग्जिस्टेंस मानकर सिर झुका दिया और अपने लोगों की गलतियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने अपना इंपीरियल सील तक सरेंडर कर दिया और सिर्फ अपनी जान बचाने की विनती की। ली चेन सुबह सुबह इतनी बड़ी भीड़ देखकर परेशान हो गया। उसे लगा कि ये लोग रोज उसके पास आकर बिना वजह शोर करते हैं और उसकी नींद खराब करते हैं। उसने सोचा कि अगर यहां रहना इतना मुश्किल है तो किसी दूसरी जगह चला जाना बेहतर होगा। वो अपने ब्लैक डॉग के साथ दूसरी दिशा में निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक शहर दिखाई दिया। वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी अच्छी थी। ली चेन ने तय किया कि वो किसी इन में कम से कम 3 दिन और 3 रात तक आराम से सोएगा। लेकिन रास्ते में एक और परेशानी हो गई। किसी ने दूर से उस पर सोल अटैक कर दिया और उसके ब्रेकफास्ट का एक स्टीम्ड बन भी खराब हो गया। स्पिरिट तुरंत भड़क गया। उसके लिए ब्रेकफास्ट तक खराब होना होस्ट के खिलाफ अटैक था। सिस्टम ने तुरंत बैकलैश एक्टिवेट कर दिया। जिस व्यक्ति ने सोल टेक्निक से अटैक किया था उसकी पूरी कल्टीवेशन फाउंडेशन टूट गई और उसकी पावरफुल बीस्ट एसेंस भी नष्ट हो गई। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई और वो हाफ स्टेप एंशिएंट रियल्म तक पहुंच गया। ली चेन को फिर भी इस सब में कोई बड़ी बात नजर नहीं आई। उसने कहा कि आखिर एक स्टीम्ड बन ही तो था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन तो खाना खाने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। उधर हमला करने वाले को अब समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी सीक्रेट टेक्निक को देखकर उसे लगा था कि ली चेन की सोल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हो गया कि सामने वाला किसी ट्रेजर की मदद से पावरफुल नहीं है। वह खुद एक ऐसा सुप्रीम एग्जिस्टेंस था जो ग्रेट एम्परर से भी ऊपर था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसी एग्जिस्टेंस को प्रोवोक कर दिया है जिससे उन्हें दूर रहना चाहिए था। वे तुरंत वहां से भागने लगे। ली चेन ने मीनवाइल बचा हुआ ब्रेकफास्ट खाया और कहा कि स्वाद अच्छा था, बस एक बन बेकार चला गया। अब वो पेट भरकर आराम से इन ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार उसे एक आरामदायक जगह मिल गई और उसने सोचा कि अब कम से कम आधे साल तक चैन से सोया जा सकता है। कमरे में पहुंचकर वो आराम से बेड पर लेट गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा कि यही असली लाइफ है। अगर कभी कभार बाहर निकलने की जरूरत भी न पड़े तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद पूरे कॉन्टिनेंट में एक बड़ी खबर फैल गई। हेवनली मैकेनिज्म पेविलियन ने अपनी 10 साल में एक बार जारी होने वाली टियानजाओ रैंकिंग प्रकाशित कर दी थी। ये पूरे चिंगशुआन कॉन्टिनेंट की सबसे अथॉरिटेटिव जीनियस रैंकिंग मानी जाती थी। हेवनली मैकेनिज्म पेविलियन के एक्सपर्ट्स अपनी स्पेशल कैलकुलेशंस के जरिए 50 साल से कम उम्र वाले कल्टिवेटर्स की एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी और पोटेंशियल का अनुमान लगाते थे। रैंकिंग में सबसे ऊपर सेंट्रल प्रोविंस के इंपीरियल डायनेस्टी का फर्स्ट प्रिंस था, जो पहले ही मार्कीज रियल्म पीक तक पहुंच चुका था। दूसरे स्थान पर एक पावरफुल सॉर्ड कल्टिवेटर था और तीसरे स्थान पर भी एक प्रसिद्ध जीनियस था। ली चेन ने भी रैंकिंग की खबर सुनी। उसे लगा कि शायद आसमान से कोई गोल्ड ट्रेजर गिर रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि लोग सिर्फ रैंकिंग्स और फाइटिंग पावर की चर्चा कर रहे हैं तो उसने सोचा कि ये सब पीनट्स खाने जितना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर अचानक लोगों की नजर रैंकिंग के आखिरी स्थान पर गई। वहां नाम था ली चेन का। पूरे कॉन्टिनेंट में उसे सबसे नीचे रखा गया था। लोग हंसने लगे। सबसे पावरफुल जीनियसेस वाली रैंकिंग में एक ची रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल वाला आउटर सेक्ट डिसाइपल सबसे नीचे कैसे आ गया। कुछ लोगों ने पुराने इंसिडेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि ग्रेट वू डायनेस्टी और उसके आसपास हुई तबाही शायद किसी एक्सटर्नल डिमोनिक पावर की वजह से हुई थी। उनके मुताबिक ची रिफाइनिंग लेवल का कल्टिवेटर ऐसा कर ही नहीं सकता। लोगों ने हेवनली मैकेनिज्म पेविलियन की रैंकिंग को भी गलत समझा। उन्हें लगा कि पेविलियन ने ली चेन को जानबूझकर आखिरी स्थान पर रखा है ताकि उसे नेगेटिव एग्जाम्पल बनाया जा सके और लोगों को वार्निंग दी जा सके कि एक्सटर्नल ट्रेजर्स पर भरोसा करके कोई असली जीनियस नहीं बन सकता। कई लोगों ने उसे रैंकिंग के लायक भी नहीं माना, लेकिन ली चेन को यह रैंकिंग देखकर खुशी हुई। उसने सोचा कि इससे तो फायदा ही है। अगर पूरे कॉन्टिनेंट में उसे कमजोर और एक्सटर्नल ट्रेजर्स पर निर्भर रहने वाला शॉर्ट लिव्ड कल्टिवेटर समझा जाएगा तो शायद आगे कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उसके हिसाब से यह डिस्गाइज बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन स्पिरिट इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने कहा कि होस्ट की असली पावर अब एंशिएंट रियल्म से भी ऊपर जा चुकी है। फिर भी इन लोगों ने उसे पूरे कॉन्टिनेंट के सामने सबसे कमजोर और बेकार कल्टिवेटर बना दिया। उसकी कल्टिवेशन पर सवाल उठाए गए, उसकी कॉम्प्रिहेंशन को खराब बताया गया और उसे एक्सटर्नल ट्रेजर्स पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कहा गया। स्पिरिट इसे होस्ट की रेपुटेशन पर पूरे कॉन्टिनेंट का हमला मान रहा था, लेकिन ली चेन ने उसे शांत रहने को कहा। उसके मुताबिक रेपुटेशन से पेट नहीं भरता। अगर लोग उसे कमजोर समझते हैं तो उसे वैसे ही रहने देना बेहतर है। वो जितना लो प्रोफाइल रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन स्पिरिट ने बात नहीं मानी। उसने सिस्टम से पूरे कॉन्टिनेंट की टियानजाओ रैंकिंग के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर दी। सिस्टम ने इसे मास रेपुटेशन सप्रेशन माना और एक्सट्रीम कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। रैंकिंग में मौजूद टॉप 99 जीनियसेस की एक्यूमुलेटेड फॉर्च्यून और हेवनली ब्लेसिंग्स को सीधे उनसे छीन लिया गया।
उनकी अपॉर्चुनिटीज और लक भी ली चेन के फेट में ट्रांसफर हो गई। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन बॉटलनेक भी टूट गई और उसकी पावर एक और मैसिव लेवल पर पहुंच गई। स्पिरिट ने कहा कि जिसने होस्ट की रेपुटेशन को इंसल्ट किया है, अब उन्हें अपनी किस्मत खोने की कीमत चुकानी होगी। सिस्टम ने सभी अफेक्टेड जीनियसेस पर परमानेंट बैकलैश भी लगा दिया। उधर हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के एक्सपर्ट्स को अचानक अपने रैंकिंग सिस्टम में भयानक बदलाव महसूस हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनके फैसले ने एक ऐसी एग्जिस्टेंस को प्रोवोक कर दिया था जिसकी शक्ति उनके पूरे सिस्टम से परे थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमजोर एग्जाम्पल समझकर रैंकिंग के नीचे रखा था, वही एक मोमेंट में पूरी रैंकिंग की हेवनली फॉर्चून छीन सकता है। हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की हजारों साल पुरानी फाउंडेशन तक इस घटना से बुरी तरह प्रभावित हो गई। लेकिन ली चेन को इन सब की कोई चिंता नहीं थी। वो एक इन में बैठकर आराम से टी पी रहा था। उसने टी की तारीफ की और पैसे वहीं रखकर बाहर निकल गया। इसके बाद वो एक और रिस्ट्रिक्टेड इमॉर्टल डोमेन के पास पहुंचा। वहां सिर्फ 9 मेजर सेक्ट्स के लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। बाकी सभी कल्टीवेटर्स को अंदर जाने से रोक दिया गया था। ली चेन ने वहां की अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की और अपने ब्लैक डॉग से कहा कि अंदर चलकर दोपहर की नींद के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। अंदर कुछ मेजर सेक्ट्स पहले से कोर रिसोर्सेज को आपस में बांट रहे थे। एक सेंट लेवल हेयर ने घोषणा की कि उनके सेक्रेड लैंड को कोर सोर्स का 30% मिलेगा, सॉर्ड सेक्ट को 20% और बाकी सेक्ट्स को शेष हिस्सा बांट दिया जाएगा। उसी दौरान लोगों की नजर ली चेन पर पड़ी। उसकी दिखाई देने वाली कल्टीवेशन अभी भी ची रिफाइनिंग के एक स्टोन लेवल जैसी थी। लोग हैरान रह गए कि इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बावजूद यह कमजोर कल्टीवेटर अंदर आया कैसे। उन्होंने उसे तुरंत बाहर जाने को कहा और धमकी दी कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा तो उसकी कल्टीवेशन और रेपुटेशन दोनों खत्म कर दी जाएंगी। एक सीनियर ने उसे कॉर्नर में रहने की अनुमति दे दी। उसके मुताबिक वो बस वहां बैठकर बाकी लोगों से बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी का थोड़ा फायदा ले सकता था। ली चेन ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। उसे बीच की जगह पसंद भी नहीं थी। वहां बहुत रोशनी और लोगों की भीड़ थी। उसे शांत कॉर्नर ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन स्पिरिट फिर से गुस्से में आ गया। उसने देखा कि एक ऐसी एग्जिस्टेंस जिसे वो सुप्रीम एंशिएंट एक्सपर्ट मानता था, उसे लोग कॉर्नर में बैठने के लिए मजबूर कर रहे थे और खुद सारे बेस्ट रिसोर्सेज ले रहे थे। स्पिरिट ने इसे फिर से होस्ट के साथ हुआ मैसिव इनजस्टिस माना। ली चेन ने कहा कि कॉर्नर शांत है, ठंडा है और उसे वैसे भी रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं। वो बस आराम से रहना चाहता है। लेकिन स्पिरिट ने फिर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। उसने फैसला किया कि अब पूरे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की रिसोर्सेज को ही कॉम्पेंसेशन में बदल दिया जाएगा। सिस्टम ने होस्ट के खिलाफ हुई इस कलेक्टिव बुलिंग को डिटेक्ट कर लिया और पूरे डोमेन को टारगेट करने वाला एक्सट्रीम कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म शुरू कर दिया। सिस्टम ने रिस्ट्रिक्टेड इमॉर्टल डोमेन के खिलाफ अपना कॉम्पेंसेशन पूरा कर दिया। वहां मौजूद होस्ट के साथ हुए प्रॉपर्टी डैमेज और ह्यूमिलिएशन को मैसिव लॉस माना गया। सिस्टम ने पूरे एंशिएंट इमॉर्टल डोमेन की मूल स्पिरिचुअल एनर्जी और हेवनली लॉस को खींचकर ली चेन के फेट में मर्ज कर दिया। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन फिर से फोर्सफुली ब्रेक थ्रू हुई और वो एंशिएंट एम्परर रियल्म के लेटर स्टेज तक पहुंच गया। ली चेन खुद हैरान था। उसे लगा कि ये तो छोटी सी बात थी। आखिर सिर्फ कॉर्नर में बैठने की वजह से पूरी इमॉर्टल डोमेन की पावर क्यों खत्म कर दी गई। अब उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे डर लगने लगा कि कहीं सिर्फ जम्हाई लेने से ही आसपास की स्पेस न टूट जाए। वो बाकी लोगों से बोला कि उसे बस एक शांत जगह चाहिए थी। उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से पूरे इमॉर्टल डोमेन की स्पिरिचुअल सोर्स ही खत्म हो जाएगी। उसने कहा कि अब यहाँ का एनवायरमेंट भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो दूसरी जगह आराम करने जा रहा है। बाकी लोग अपनी कल्टीवेशन जारी रख सकते हैं। उधर इमॉर्टल डोमेन के बड़े एल्डर्स अब पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने आपस में चर्चा की कि ली चेन कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है। ग्रेट वू डायनेस्टी की ड्रैगन वेन का खत्म होना, एक पावरफुल सेक्ट का नष्ट होना और हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की टियानजाओ रैंकिंग का टूट जाना, इन सब के पीछे उसी का हाथ था। अब उन्हें समझ आया कि पिछली घटना में सिर्फ एक कॉर्नर में बैठने की वजह से पूरी इमॉर्टल डोमेन की ओरिजिनल पावर गायब हो गई थी। उनके मुताबिक ऐसी पावर एंशिएंट एम्परर रियल्म से भी ऊपर की लेजेंडरी एग्जिस्टेंस की हो सकती थी। उन्होंने अपने एंसेस्टर्स से सलाह मांगी। वहां मौजूद सीनियर एंसेस्टर्स ने उन्हें मूर्ख कहकर डांट दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ एक थॉट से पूरी इमॉर्टल डोमेन की मूल शक्ति खत्म कर सकता है तो वो सामान्य एंशिएंट एम्परर नहीं हो सकता। उनके हिसाब से वो शायद किसी लेजेंडरी हायर रियल्म का इमॉर्टल एग्जिस्टेंस था और सेक्ट के लोगों ने ऐसे अस्तित्व को कॉर्नर में बैठने को कहा था। एंसेस्टर्स ने तुरंत आदेश दिया कि सभी ट्रेजर्स और रिसोर्सेज तैयार किए जाएं और ली चेन के सामने जाकर माफी मांगी जाए। सभी लोग उसके सामने झुककर सम्मान करेंगे और कोई भी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ली चेन एक साधारण बैम्बू चेयर पर आराम से बैठा हुआ था। उसे वो चेयर काफी कंफर्टेबल लग रही थी। उसे लगा कि ऐसी चेयर पर बैठना किसी एक्सपेंसिव जेड बेड से भी ज्यादा आरामदायक है। उसके लिए बिना कॉम्पिटिशन और बिना प्रेशर के ऐसे आराम से रहना ही असली हैप्पीनेस थी। तभी कुछ लोग उसके पास पहुंचने लगे। ली चेन ने उन्हें देखा और हैरान हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। असल में वे लोग उससे माफी मांगने और उसके सामने झुकने आए थे। लेकिन स्पिरिट ने जैसे ही देखा कि इतने सारे लोग ली चेन की नींद में शोर कर रहे हैं, वो फिर भड़क गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भीड़ की वजह से ली चेन की प्यारी सस्ती बैम्बू चेयर टूट गई। ली चेन गिर गया और उसके कपड़ों पर घास और मिट्टी लग गई। स्पिरिट के लिए यह सीधा फिजिकल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और स्लीप डिस्टर्बेंस था। उसने इसे होस्ट के लिए मैसिव लॉस घोषित कर दिया। लेकिन ली चेन ने उसे शांत किया। उसने कहा कि वे लोग माफी मांगने आए हैं, लड़ाई करने नहीं।
बैम्बू चेयर आखिर सिर्फ एक चेयर थी, जरूरत पड़े तो दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन स्पिरिट नहीं माना। उसके हिसाब से माफी मांगने के लिए किसी की चेयर तोड़ना और उसकी नींद खराब करना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। सिस्टम ने तुरंत टॉप सेक्ट्स की कलेक्टिव हरासमेंट और नॉइज डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट किया। अब कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म फिर से एक्टिवेट हो गया। इस बार वहां मौजूद सभी कल्टिवेटर्स को पनिशमेंट मिला। जिनके मन में ली चेन के प्रति थोड़ी भी डिसरिस्पेक्ट या हॉस्टाइल थॉट थी, उनकी कल्टीवेशन कम कर दी गई और उन पर लगातार हेवनली पनिशमेंट का असर डाल दिया गया। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई। वो एंशिएंट एम्परर रियल्म पीक तक पहुंच गया। ली चेन ने अपनी नई पावर देखकर खुद ही मजाक किया कि सिर्फ 3 कॉइन्स की बैम्बू चेयर टूटने से उसकी कल्टीवेशन इतनी बढ़ गई। उसे डर था कि अब अगर वह सामान्य तरीके से सांस भी लेगा तो शायद कॉन्टिनेंट की लैंडमास ही हिल जाएगी। स्पिरिट ने कहा कि जिन्होंने उसकी नींद खराब की है उन्हें यही पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद वहां मौजूद सभी मेजर सेक्ट्स पूरी तरह झुक गए। उन्होंने ली चेन से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने उसके आराम में डिस्टर्बेंस किया और उसकी प्रेशियस चेयर भी तोड़ दी। उन्होंने घोषणा की कि अब से 9 मेजर सेक्ट्स पूरी तरह ली चेन के अधीन रहेंगे। वो जो आदेश देगा वही उनके लिए सर्वोच्च नियम होगा। ली चेन ने उन्हें बार बार झुकने से रोक दिया। उसे लगा कि लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो उन्हें परेशान कर रहा हो। उसने उनके गिफ्ट स्वीकार कर लिए और एक सिंपल रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि अगर उनके पास समय है तो वे मॉर्टल मार्केट से अच्छी क्वालिटी की बैम्बू चेयर्स खरीद लें और करीब 100 मजबूत चेयर्स बनवाकर उसके पास भेज दें। वो ऐसी चेयर्स चाहता था जिन पर आराम से लेटकर सोया जा सके। सेक्ट्स ने तुरंत उसकी बात मान ली। अब ली चेन के पास एंशिएंट एम्परर रियल्म पीक की पावर थी, लेकिन उसे फिर भी सबसे ज्यादा खुशी आराम करने में मिलती थी। उसने अपने ब्लैक डॉग को बुलाया और कहा कि अब किसी और जगह जाकर फिशिंग और स्लीपिंग करते हैं। इस बार उसने शहरों से दूर एक डीप फॉरेस्ट चुना। वहां न कोई इंसान था न कोई डिस्टर्बेंस। ली चेन खुश था कि आखिरकार उसे आराम से सोने की जगह मिल गई। लेकिन उसकी शांति ज्यादा देर नहीं चली। अचानक 1 लाख साल से सील्ड एंशिएंट डीमन क्लैन का सील टूट गया। उनका लीडर अपने पूरे एंशिएंट मॉन्स्टर क्लैन के साथ बाहर आया और उसने घोषणा की कि अब चिंगशुआन कॉन्टिनेंट फिर से डीमन क्लैन का होगा। वे ह्यूमंस को अपना फूड समझ रहे थे। इसी दौरान ली चेन के आराम की जगह के आसपास अचानक पानी फैल गया और वातावरण पूरी तरह बदल गया। ली चेन नींद से परेशान होकर उठा और सोचने लगा कि आखिर ये फ्लड कहां से आ गया। तभी एक एंशिएंट मॉन्स्टर उसके सामने आया। उसने ली चेन को एक कमजोर ह्यूमन समझकर धमकाया और कहा कि वो खुद उसके सामने आ गया है, इसलिए अब वो उसका फूड बनेगा। मॉन्स्टर ने उसे तुरंत घुटनों पर बैठकर मरने के लिए कहा। स्पिरिट को यह सुनते ही फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि होस्ट आराम से दोपहर की नींद ले रहा था और ये एंशिएंट मॉन्स्टर्स शोर करके उसकी नींद खराब कर रहे हैं। ऊपर से पानी फेंककर उसके कपड़े गंदे कर दिए और अब उसे इंसल्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ली चेन ने उन्हें एक्सक्यूज कर दिया। उसने कहा कि ये मॉन्स्टर्स 1 लाख साल तक सील्ड थे और अभी अभी बाहर आए हैं। थोड़ा वाइल्ड बिहेव करना स्वाभाविक है। वो नहीं चाहता था कि छोटी बात पर लड़ाई हो। स्पिरिट ने फिर भी साफ कहा कि होस्ट की नींद खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता। सिस्टम ने तुरंत एंशिएंट मॉन्स्टर क्लैन की नॉइज डिस्टर्बेंस, थ्रेट, रूइंड क्लोथिंग और स्लीप इंटरप्शन को डिटेक्ट कर लिया। इस बार एक स्पेशल स्पीशीज डाउनग्रेड कॉम्पेंसेशन एक्टिवेट हुआ। वहां मौजूद एंशिएंट मॉन्स्टर्स की सुप्रीम ब्लड लाइन्स और अक्यूमुलेटेड फॉर्चून पूरी तरह छीन ली गई। उनकी बॉडीज और ब्लड लाइन्स को ऑर्डिनरी मॉर्टल एनिमल्स में बदल दिया गया और उनकी इंटेलिजेंस तक खत्म कर दी गई। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई। वह सीधे हेवन एंड अर्थ रियल्म तक पहुंच गया। ली चेन ने यह देखकर खुद ही हैरानी जताई। उसके हिसाब से उसने तो सिर्फ एक कदम में अपनी शर्ट गंदी करवाई थी, लेकिन सिस्टम ने उसे फिर से इतना पावरफुल बना दिया कि अब इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट लिमिट भी उसके लिए बहुत छोटी लगने लगी। स्पिरिट ने कहा कि जिसने भी होस्ट को प्रोवोक किया है अब उसे इसका परिणाम भुगतना ही होगा। कुछ ही देर में एंशिएंट मॉन्स्टर क्लैन अपनी सारी सुप्रीम ब्लड लाइन और पावर खो चुका था। ली चेन ने उन्हें देखा और कहा कि इतने साल अंडरग्राउंड में सोना ही बेहतर था। बाहर निकलकर बिना वजह डिस्टर्बेंस पैदा करने की क्या जरूरत थी। अब वे न अपनी पुरानी पावर रखते थे और न ही इंसानों की तरह बात कर सकते थे। ली चेन ने फिर अपने ब्लैक डॉग को देखा और कहा कि ये जगह बहुत गंदी हो चुकी है। उसकी चेयर भी टूट चुकी थी, इसलिए यहाँ आराम करना संभव नहीं है। पास ही उसे एक लार्ज येलो डॉग दिखाई दिया। वो उसे फ्रेंडली लगा, इसलिए ली चेन ने सोचा कि उसके ब्लैक डॉग को एक कंपेनियन भी मिल जाएगा। फिर दोनों वहां से दूसरी जगह निकल गए। चलते समय ली चेन ने अपनी नई पावर को महसूस किया। स्पिरिट ने उसकी कल्टीवेशन को हेवन एंड अर्थ रियल्म अर्ली स्टेज तक पहुंचा दिया था। उसका बॉडी अब कोल्ड और हीट से अनअफेक्टेड था, लेकिन खुले डेजर्ट में तेज धूप पड़ रही थी और उसे कुछ कमी महसूस हो रही थी। उसे अचानक आइस कैंडी की याद आई। उसने सोचा कि अगर वो पिछली सिटी से कुछ वाटरमेलन और कोल्ड स्नैक्स खरीद कर रख लेता तो अच्छा रहता। लेकिन तभी दूर से कुछ वाइल्ड बीस्ट्स तेजी से गुजरते हुए आए। उनकी मूवमेंट इतनी वायलेंट थी कि आसपास धूल का तूफान उठ गया। धूल सीधी ली चेन तक पहुंची और उसके कपड़ों को नुकसान हुआ। उसकी शर्ट की एक स्लीव तक फट गई। स्पिरिट ये देखकर पूरी तरह भड़क गया। उसने कहा कि होस्ट बस आराम से सोना चाहता था, लेकिन इन बीस्ट्स ने डस्ट स्टॉर्म के जरिए उस पर हमला कर दिया। उसकी स्लीप डिस्टर्ब की और उसके कपड़े खराब कर दिए। ली चेन ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि सिर्फ एक स्लीव फटी है, गर्मी का मौसम है, इसे थोड़ा ठंडा ही लगेगा। वापस जाकर चिंग्यून सेक्ट के एल्डर्स से इसे अच्छे मटेरियल से रिपेयर करवा लेंगे। उसने ये भी कहा कि वाइल्ड बीस्ट्स बस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें जाने देना चाहिए। लेकिन स्पिरिट ने साफ मना कर दिया। उसके मुताबिक होस्ट के शरीर और कपड़ों में जरा भी डैमेज स्वीकार्य नहीं था। सिस्टम ने तुरंत वाइल्ड बीस्ट्स की वायलेंट डिस्टर्बेंस और प्रॉपर्टी डैमेज डिटेक्ट
डिटेक्ट कर लिया। इस बार उसे लाइफ मास्टरी और एक्सट्रीम सप्रेशन कॉम्पेंसेशन मिला। पूरे क्षेत्र में मौजूद एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट की लाइफ एसेंस और एब्सोल्यूट कंट्रोल सीधे ली चेन के हाथ में आ गया। अब वहां मौजूद हर बीस्ट की लाइफ और डेथ सिर्फ उसके एक थॉट से तय हो सकती थी। इसके साथ सिस्टम ने उसे मैसिव मेंटल कॉम्पेंसेशन दिया और हेवनली ऑर्डर की पावर उसके भीतर डाल दी। ली चेन की कल्टीवेशन फिर से बढ़कर हेवन एंड अर्थ रियल मिडिल स्टेज और पीक तक पहुंच गई। वो खुद हैरान था कि सिर्फ उसकी स्लीव फटने की वजह से उसकी पावर फिर से इतनी तेजी से बढ़ गई। अब उसके पास लाइफ लॉ जैसी पावर थी। उसे लग रहा था कि अगर वो सिर्फ सांस छोड़ दे तो शायद साधारण पत्थर भी जीवित क्रिएचर में बदल जाए। ली चेन ने आखिरकार मान लिया कि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि उसके लिए खुद इसे समझना मुश्किल हो रहा है। उधर स्पिरिट ने कहा कि जिसने भी होस्ट को नुकसान पहुंचाया अब उसकी लाइफ पूरी तरह होस्ट के कंट्रोल में है। सिस्टम ने बैकलैश एक्टिवेट कर दिया। सारे फेरोशियस बीस्ट्स ली चेन के सामने झुक गए। अब वे पावरफुल मॉन्स्टर्स नहीं रहे थे, उनमें से कई ऑर्डिनरी पेट्स की तरह हो गए थे। ली चेन ने उन्हें देखकर सिर हिलाया और कहा कि वो तो सिर्फ रास्ते से गुजरकर सोने आया था। इतने दूर से निकलकर डिस्टर्बेंस करने के बाद आखिरकार ये खुद ही उसके पेट्स बन गए। उसने अपने पास खड़े बड़े हॉर्न्ड क्रिएचर को देखा जिसकी टेल अब काफी खुशी से हिल रही थी। ली चेन को लगा कि इस दौर में फेरोशियस बीस्ट होना भी आसान नहीं है। ज्यादा अग्रेशन दिखाओ तो पता नहीं कब कोई तुम्हें पेट बना दे। ली चेन ने अपने आसपास के फेरोशियस बीस्ट्स को वहीं रहने दिया। उसने कहा कि वे हवा करते रहें और अपनी आवाज भी निकालते रहें क्योंकि उनकी आवाज उसे उल्टा सुलाने में मदद कर रही थी। कुछ देर बाद वो आराम से सो गया, लेकिन थोड़ी देर में उसे भूख लग गई। उसने सबसे बड़े बीस्ट से कहा कि हवा करना बंद करो और थोड़ी आग दे दो ताकि वो कुछ स्वीट पोटेटोज भून सके। उसने उसे खास तौर पर कहा कि आग सही रखना वरना पोटेटोज जल जाएंगे। उधर एक एंशिएंट डीमन फिर से दुनिया में अपना दबदबा दिखाने के लिए जाग चुका था। वो घोषणा कर रहा था कि अब एंशिएंट बीस्ट्स उसके सामने झुकेंगे और पूरा वर्ल्ड उसके कंट्रोल में आ जाएगा। उसने ली चेन को भी एक कमजोर इंसान समझकर अपनी पहली सैक्रिफाइस बनाने की बात कही, लेकिन तभी अचानक मौसम बहुत ठंडा हो गया। ली चेन के गर्म भुने हुए स्वीट पोटेटोज सीधे बर्फ जैसे ठंडे हो गए। वो एक बाइट भी नहीं ले पाया। स्पिरिट इस बार पूरी तरह भड़क उठा। उसके मुताबिक होस्ट सिर्फ गर्म स्वीट पोटेटो खाना चाहता था, लेकिन इन एंशिएंट सोल्स ने उसकी फूड खराब कर दी, उसकी ईटिंग रोक दी और इतनी ठंडी एनर्जी छोड़ दी कि उसे छींक तक आ गई। ली चेन ने उसे शांत किया। उसने कहा कि उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि उस कोल्ड एनर्जी से उसे कोई असली नुकसान नहीं हुआ, वो बस छींक गया था। उसने ये भी कहा कि ये एंशिएंट सोल्स अभी अभी जागे हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन स्पिरिट नहीं माना। उसने कहा कि होस्ट को अगर गर्म खाना चाहिए तो वह गर्म ही होना चाहिए, कोई भी उसकी फूड को खराब नहीं कर सकता। सिस्टम ने तुरंत एंशिएंट सोल्स के अटैक को डिटेक्ट कर लिया। इस बार फूड डैमेज, फिजिकल डिस्टर्बेंस और मेंटल ह्यूमिलिएशन को मैसिव लॉस माना गया। सिस्टम ने उन एंशिएंट रेजिडुअल सोल्स को फोर्सिबली प्यूरिफाई करने का मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। उनकी सारी इनहेरिटेंस, ट्रेजर्स और स्पेशल एबिलिटीज ली चेन को ट्रांसफर कर दी गईं। इसके साथ उसे हेवनली ऑर्डर की पावर भी मिली और उसकी कल्टीवेशन सीधे हेवनली एम्परर रियल्म के लेटर स्टेज तक पहुंच गई। ली चेन खुद हैरान था। उसने कहा कि उसने तो बस एक स्वीट पोटेटो को छुआ था और सिस्टम ने उसे हेवनली एम्परर बना दिया। ऊपर से उसे प्यूरिफिकेशन पावर भी मिल गई। स्पिरिट ने कहा कि जिसने होस्ट के खाने को छुआ है उसे अपनी सोल के डिस्ट्रक्शन की कीमत चुकानी ही होगी। सिस्टम का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ और सभी एंशिएंट रेजिडुअल सोल्स पूरी तरह खत्म हो गईं। ली चेन ने उन्हें देखकर कहा कि वे चुपचाप सोए रहते तो ज्यादा अच्छा था। बेवजह बाहर निकलकर डिस्टर्बेंस पैदा किया और अंत में खुद ही एनर्जी सोर्सेज में बदल गए। अब वो ठंडे हुए स्वीट पोटेटो को खाने लगा। उसे लगा कि उसका टेस्ट थोड़ा आइसक्रीम जैसा हो गया है और सरप्राइजिंगली वो अच्छा भी था। फिर उसने अपने बड़े बीस्ट को दोबारा हवा करने के लिए कहा और अपने ब्लैक डॉग और येलो डॉग को जमीन पर पड़े लेफ्ट ओवर्स साफ करने के लिए भेज दिया। ली चेन के लिए यह सब बिल्कुल सामान्य दिन जैसा था, लेकिन तभी एक और नई पावर सामने आई। एक एंशिएंट डिवाइन क्लैन 1 लाख साल की सीलिंग के बाद दुनिया में वापस आया था। उनके लोगों को विश्वास था कि अब मॉर्टल वर्ल्ड में उनका रूल होगा। उनके एक डिवाइन क्लैन प्रिंस ने ली चेन के पास मौजूद पावरफुल 3 हॉर्न्ड बीस्ट को देखा और उसे अपना माउंट बनाने का फैसला किया। उसने उस बीस्ट को आदेश दिया कि वो डिवाइन क्लैन की स्लेवरी स्वीकार करे और उसके डिवाइन मार्क को अपने शरीर पर लेने के लिए घुटनों पर बैठे। उसी समय तेज रोशनी ली चेन की आंखों पर पड़ी। ली चेन परेशान होकर उठ गया। उसे लगा कि दोपहर में कौन इतनी तेज लाइट चला रहा है। इतनी लाइट पोल्यूशन में कोई सो भी नहीं सकता। स्पिरिट ने इसे भी होस्ट के खिलाफ अटैक मान लिया। उसने कहा कि ये विंग्ड डिवाइन क्लैन मेंबर्स जानबूझकर उसकी आंखों में तेज रोशनी डाल रहे हैं। इसकी वजह से ली चेन की आंखों में पानी तक आ गया। ली चेन ने समझाया कि वो रो नहीं रहा। तेज लाइट की वजह से आंखों में नेचुरल वाटर आ गया था। उसके लिए सन ग्लासेस पहन लेना काफी था, लेकिन स्पिरिट ने फिर सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। सिस्टम ने एंशिएंट डिवाइन क्लैन की मैलिशियस लाइट अटैक और मेंटल डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट किया। कॉम्पेंसेशन में वहां मौजूद डिवाइन क्लैन मेंबर्स की डिवाइन ब्लड लाइन्स, डिवाइन पावर और विंग्स तक छीन लिए गए। उनके डिवाइन रिंग्स और बाकी स्पेशल एबिलिटीज भी खत्म कर दी गईं। उन्हें ऑर्डिनरी मॉर्टल्स बना दिया गया और उनके लिए दोबारा कल्टीवेशन करना भी असंभव हो गया। इसके साथ ली चेन की कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई। वो हेवन एंड अर्थ रियल्म पीक तक पहुंच गया और हाफ स्टेप मॉर्टल इमॉर्टल के लेवल के करीब पहुंच गया। ली चेन ने अपनी पावर देखकर कहा कि उसने तो बस तेज रोशनी की वजह से आंखें झपकाई थीं और सिस्टम ने उसे फिर से इतना पावरफुल बना दिया। अब उसे डर था कि अगर वो जमीन पर पैर जोर से रखेगा तो शायद पूरा कॉन्टिनेंट ही टूट जाएगा। सिस्टम ने बैकलैश पूरा किया। डिवाइन क्लैन के लोग अपनी पावर और विंग्स खोकर जमीन पर गिर गए। उनमें से एक ने डरते हुए पूछा कि ली चेन आखिर है कौन।
उसका कहना था कि एक थॉट से पूरे डिवाइन क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन छीन लेना ऐसी शक्ति है जिसे शायद मॉर्टल इमॉर्टल भी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। उसे लगा कि ली चेन शायद खुद हेवनली लॉ का इनकारनेशन है। ली चेन ने इस बात को तुरंत नकार दिया। उसने कहा कि वो तो बस यहां से गुजरते हुए सोय सॉस खरीदने निकला था। अब जब ये लोग अपनी पावर खो चुके थे और उड़ भी नहीं सकते थे, ली चेन ने उन्हें वहीं रहने को कहा। उसे वहां सफाई करने वाले लोगों की जरूरत थी, इसलिए अब डिवाइन क्लैन के लोग वैली की सफाई करेंगे। फिर ली चेन ने बड़े बीस्ट से कहा कि ऐसी जगह ढूंढो जहां लाइट पोल्यूशन न हो, क्योंकि उसे वापस सोना है। उधर डिवाइन क्लैन और दूसरे पावरफुल कल्टिवेटर्स को समझ आ गया कि ली चेन की पावर इस मॉर्टल वर्ल्ड की लिमिट से भी आगे जा चुकी है। उनके हिसाब से अगर ली चेन यहां ज्यादा देर रहा और एक्सीडेंटली अपनी पावर इस्तेमाल कर बैठा तो पूरा वर्ल्ड टूट सकता है। इसलिए उन्होंने सीक्रेटली उसकी लक को सप्रेस करने की कोशिश की, ताकि उसकी लाइफ में लगातार छोटी छोटी परेशानियां आती रहें और वो खुद इस वर्ल्ड को छोड़कर इमॉर्टल वर्ल्ड चला जाए। उनकी प्लान का असर तुरंत दिखाई देने लगा। ली चेन की टी कप अचानक टूट गई, फिर उसके कपड़ों पर पानी गिर गया और उसे लगा कि उसकी अपीयरेंस बहुत खराब हो गई है। इसके बाद उसने एक पीच खाया और उसमें आधा वर्म निकला। ली चेन परेशान हो गया। उसने कहा कि आज तो उसका लक ही खराब चल रहा है। स्पिरिट को तुरंत समझ आ गया कि यह नेचुरल बैड लक नहीं है। उसने कहा कि हेवनली लॉ जानबूझकर होस्ट की लक कम कर रहा है, उसके सामान को खराब कर रहा है और उसे लगातार एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में डाल रहा है। यहां तक कि फूड में वर्म डालकर उसे डिस्गस्ट भी कराया गया। स्पिरिट ने इसे होस्ट को इस वर्ल्ड से बाहर निकालने की जानबूझकर कोशिश माना। ली चेन ने भी आखिरकार समझ लिया कि शायद हेवनली लॉ उसके खिलाफ कुछ कर रहा है। उसने सोचा कि अगर ये वर्ल्ड उसे वेलकम नहीं करता तो वो सीधे इमॉर्टल वर्ल्ड चला जाएगा। लेकिन स्पिरिट ने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि होस्ट जहां जाना चाहे जाएगा, कोई ऑर्डिनरी हेवनली लॉ उसे यहां से नहीं निकाल सकता। अगर हेवनली लॉ खुद होस्ट को परेशान कर रहा है तो उसे उसकी अथॉरिटी से ही हटा देना चाहिए। सिस्टम ने तुरंत लोकल हेवनली लॉ की मैलिशियस इंटरफेरेंस डिटेक्ट की। इस बार कॉम्पेंसेशन इतना बड़ा था कि पूरे चिंगशुएन कॉन्टिनेंट की वर्ल्ड ओरिजिन और हेवनली लॉ अथॉरिटी सीधे ली चेन को ट्रांसफर कर दी गई। अब ली चेन खुद इस वर्ल्ड का हेवनली लॉ बन गया। उसका हर कमांड इस वर्ल्ड का लॉ बन सकता था। पुराना हेवनली लॉ उसकी एक्सक्लूसिव सर्वेंट के रूप में बाउंड हो गया। इसके साथ ली चेन की कल्टिवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई और वो मॉर्टल इमॉर्टल रियम के लेटर स्टेज तक पहुंच गया। ली चेन खुद हैरान था। उसने कहा कि सिर्फ आधे वर्म की वजह से वो मॉर्टल इमॉर्टल बन गया और ऊपर से पूरे कॉन्टिनेंट की हेवनली लॉ अथॉरिटी भी उसके पास आ गई। अब वो सच में ऐसा एग्जिस्टेंस बन चुका था जो लगभग कुछ भी कर सकता था। स्पिरिट ने कहा कि जिसने होस्ट को डिस्गस्ट किया है उसे इसका परिणाम भुगतना ही होगा। सिस्टम का बैकलैश पूरा हुआ। अब ली चेन को साफ समझ आ गया कि यही इस कॉन्टिनेंट का हेवनली लॉ था। उसने उससे कहा कि अगर वो हेवनली लॉ है तो उसे सही तरीके से काम करना चाहिए था, लेकिन उसने चुपके से होस्ट को परेशान करने की कोशिश की और आखिरकार अपनी सारी अथॉरिटी खो दी। ली चेन ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी। अब वो वेदर फोरकास्ट और वेदर कंट्रोल संभालेगा। उसने आदेश दिया कि बादल हटा दिए जाएं, टेम्परेचर लगातार 24 डिग्रीज रखा जाए और हल्की ठंडी हवा चलती रहे ताकि वो आराम से सो सके। उसने चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा कोई इंसेक्ट या अननोइंग प्रॉब्लम उसके सामने आई तो वो पुराने हेवनली लॉ को सूप में पकवा देगा। अब वेदर बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया। ली चेन ने बड़े बीस्ट को फिर से हवा करने को कहा और डिवाइन क्लैन के लोगों को भी धीरे धीरे सफाई करने की हिदायत दी ताकि धूल न उड़े। वह पूरी तरह सोने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। आसमान साफ था, फिर भी अचानक थंडरबोल्ट गिरने लगी। ली चेन की उंगली तक इलेक्ट्रिक शॉक से सुन्न हो गई। उसने ऊपर देखकर पूछा कि साफ मौसम में लाइटनिंग कैसे आ रही है। स्पिरिट तुरंत फिर भड़क गया। उसने कहा कि यह इमॉर्टल वर्ल्ड की हेवनली ट्रिबुलेशन लाइटनिंग है जो जानबूझकर होस्ट की डीप स्लीप इंटरप्ट कर रही है। उसके मुताबिक लाइटनिंग ने होस्ट के शरीर को शॉक दिया, उसकी स्लीप खराब की और उसकी अपीयरेंस तक डिस्टर्ब कर दी। ली चेन ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं माना। उसने कहा कि ये तो बस थोड़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक थंडर साउंड है, ज्यादा से ज्यादा फ्री मसाज जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन स्पिरिट ने साफ कहा कि होस्ट को कोई भी हेवनली ट्रिबुलेशन डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उसने सिस्टम से कहा कि इस लाइटनिंग पूल को ही खत्म कर दिया जाए और हेवनली ट्रिबुलेशन को होस्ट के लिए पावर सोर्स बना दिया जाए। सिस्टम ने तुरंत लाइटनिंग अटैक डिटेक्ट कर लिया। इस बार सभी हेवनली ट्रिबुलेशन थंडर ऑटोमेटिकली प्योर इमॉर्टल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगे। हर लाइटनिंग स्ट्राइक ली चेन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी पावर बढ़ाने लगी। दूसरे कॉम्पेंसेशन में उसकी कल्टीवेशन बॉटलनेक भी टूट गई। वह मॉर्टल इमॉर्टल रियम से आगे बढ़कर ट्रू इमॉर्टल रियम तक पहुंच गया। ली चेन ने लाइटनिंग की एनर्जी को महसूस किया और कहा कि इसकी पावर तो काफी अच्छी है। उसे हल्की सी टिंगलिंग महसूस हो रही थी, जैसे कोई कंफर्टेबल मसाज कर रहा हो। उसने आसमान के क्लाउड से कहा कि टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दो। फिर वो दोबारा सो गया। उधर दूर से ये सब देखने वाले पावरफुल कल्टिवेटर्स पूरी तरह भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि ली चेन ने वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लाइटनिंग को सीधे अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लिया और उसे एनर्जी में बदल दिया। अब उनके लिए साफ था कि ली चेन कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल इमॉर्टल नहीं था, वो ट्रू इमॉर्टल से भी ऊपर का टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था। उन्होंने समझ लिया कि उसके लिए जमीन पर बैठकर आराम करना भी उनके लिए एक अनइमेजिनेबल अपॉर्चुनिटी है। और अब उसके आसपास रहने वाले डिवाइन क्लैन के लोगों को भी लगने लगा कि उसके लिए उसकी सेवा करना ही उनके पूरे क्लैन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ली चेन अभी आराम से सो ही रहा था कि पूरे किंगशुआन कॉन्टिनेंट के लोग एक साथ उसके सामने झुककर प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि उसके सामने कोई भी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं टिक सकता। इसलिए पूरे कॉन्टिनेंट के लोग उसे सुप्रीम इमॉर्टल मानकर प्रोटेक्शन की मांग करने लगे। लेकिन लाखों लोगों की एक साथ आवाज सुनकर ली चेन की नींद खुल गई। उसने परेशान होकर देखा कि इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है।
ऊपर से गर्म चाय भी छलककर उसके जूतों और कपड़ों पर गिर गई थी। स्पिरिट तो फिर भड़क ही गया। उसने इसे करोड़ों लोगों द्वारा किया गया टारगेटेड साउंड अटैक बताया। होस्ट की स्लीप फोर्सिबली इंटरप्ट हुई थी। चाय गिरने से कपड़े खराब हुए थे और उसके पीसफुल रेस्ट का भी नुकसान हुआ था। ली चेन ने फिर समझाया कि ये लोग असल में उसकी पूजा कर रहे हैं, बस उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज है। इतनी छोटी बात पर बदला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पिरिट के लिए होस्ट की नींद से बड़ी कोई चीज नहीं थी। उसने तुरंत वर्ल्ड लॉज बदलने का फैसला कर लिया। अब पूरे चिंगशुआन कॉन्टिनेंट में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज आवाज नहीं कर सकता था। हर व्यक्ति की मैक्सिमम आवाज की लिमिट तय कर दी गई। इसके साथ सिस्टम ने एब्सोल्यूट साइलेंस डोमेन एक्टिवेट किया और ली चेन की कल्टीवेशन को फिर से ब्रेक थ्रू करवा दिया। अब वो इमॉर्टल किंग रियल्म तक पहुंच गया। ली चेन ने माथा पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने तो बस एक बूंद चाय गिराई थी और तुमने मुझे इमॉर्टल किंग बना दिया। इसी स्पीड से पावर बढ़ती रही तो एक दिन मेरे जम्हाई लेने से भी पूरा यूनिवर्स टूट जाएगा। स्पिरिट ने जवाब दिया कि जो होस्ट की नींद डिस्टर्ब करेगा उसे हमेशा के लिए साइलेंस में जाना पड़ेगा। ली चेन ने आखिरकार उन लोगों को उठने दिया। उसने कहा कि उनकी श्रद्धा वो स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें बार बार आकर शोर नहीं करना चाहिए। अगर कभी कोई परेशानी हो तो कम्युनिकेशन टालिस्मान से मैसेज कर देना। अब जाकर उसे थोड़ी शांति मिली। उसने हेवनली लॉ को फिर से टेम्परेचर मेंटेन करने को कहा और आराम से सो गया। कुछ समय बाद इमॉर्टल वर्ल्ड से 3 पावरफुल कल्टीवेटर्स नीचे उतरकर चिंगशुआन कॉन्टिनेंट में आए। उनका एटीट्यूड देखकर साफ था कि वे लोअर रियल्म को बिल्कुल तुच्छ समझते थे। उनका मानना था कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी खराब है और यहाँ कोई पावरफुल एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी उनकी नजर ली चेन की जगह पर रखे एक पुराने कंटेनर पर पड़ी। उन्हें तुरंत पता चला कि वो कोई साधारण कंटेनर नहीं था। वो एक बेहद रेयर केओस ट्रेजर था, जिसे उनके ओन इमॉर्टल किंग मास्टर के पास भी सिर्फ इनकम्प्लीट हिस्सा मिला था और यहाँ ली चेन उसे चाय रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तीनों इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि ली चेन बस एक लकी लोअर रियल्म कल्टीवेटर है जिसने एक्सीडेंटली ये ट्रेजर पा लिया है। उन्होंने वो ट्रेजर छीनने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने उसे गिराकर तोड़ दिया। ली चेन ने दुखी होकर कहा कि वो तो बस आराम से चाय पीना चाहता था। अगर वे ट्रेजर लेना चाहते थे तो ले जाते, लेकिन उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी। उसकी पूरी आफ्टरनून टी खराब हो गई थी। स्पिरिट ने इसे फिर से अल्टीमेट लॉस घोषित कर दिया। उसके अनुसार इमॉर्टल वर्ल्ड के इन 3 थीव्स ने उसकी टेरिटरी में घुसकर चोरी की, उसका प्रेशियस आइटम तोड़ा, उसकी टी खराब की और उसकी पीसफुल आफ्टरनून डिस्टर्ब कर दी। इसलिए इस बार सिस्टम ने तीनों इमॉर्टल एनवॉयज को पनिशमेंट दे दी। उनकी बॉडीज और सोल्स वहीं डिस्ट्रॉय हो गईं। इसके अलावा बीडू इमॉर्टल डोमेन की आधी वर्ल्ड ओरिजिन भी ली चेन में ट्रांसफर हो गई और उसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल किंग की लिमिट पार करके सीधे इमॉर्टल एम्परर रियल्म तक पहुंच गई। ली चेन ने टूटा हुआ कंटेनर देखा और कहा कि सिर्फ एक टी कंटेनर टूटने की वजह से वो इमॉर्टल एम्परर बन गया। अब उसे डर था कि कहीं वो सांस लेते लेते किंगशुआन कॉन्टिनेंट को ही न तोड़ दे। सिस्टम ने डिस्ट्रॉयड कंटेनर को भी रिस्टोर कर दिया और सरप्राइजिंगली उस रिस्टोर्ड कंटेनर में बनाई गई टी पहले से भी ज्यादा डिलीशियस हो गई। ली चेन आखिरकार अपनी आफ्टरनून टी एंजॉय करने लगा। वो सोचने लगा कि अगर साथ में कुछ ऑस्मांथुस केक्स मिल जाएं तो आफ्टरनून बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन उसकी शांति ज्यादा देर नहीं चली। इमॉर्टल वर्ल्ड के और पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपने लोगों के मरने की खबर मिल गई। उनमें से एक बेहद फ्यूरियस होकर नीचे आया और धमकी देने लगा कि वो किंगशुआन कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को खत्म कर देगा और लाई चेन की सोल को हजारों साल तक टॉर्चर करेगा। लाई चेन परेशान हो गया। उसने कहा कि अभी अभी उसके टी कंटेनर को तोड़ा गया था और अब फिर से लोग उसकी टी डिस्टर्ब करने आ गए हैं। वो 3 बार टी बना चुका था लेकिन एक कप भी आराम से नहीं पी पाया। स्पिरिट ने इस बार उनके पूरे आर्मी को टारगेट कर लिया। उसने कहा कि वे लगातार नॉइज कर रहे हैं, उसकी टी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसकी पीसफुल एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं और ऊपर से उसे ओपनली थ्रेटन भी कर रहे हैं। लेकिन ली चेन ने फिर भी उन्हें मारने से मना किया। उसने कहा कि वे शायद लोअर रियल्म के रूल्स नहीं समझते। अगर पनिशमेंट देना ही है तो उन्हें काम करवाकर अपनी गलती का बदला चुकाने दो। स्पिरिट ने कहा कि वह उन्हें मारने के बजाय उनकी सारी कल्टीवेशन छीन देगा। सिस्टम ने तुरंत पनिशमेंट एक्टिवेट कर दिया। 7 इमॉर्टल किंग्स और 1 लाख ट्रू इमॉर्टल सोल्जर्स की कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म कर दी गई। उनकी पावर और डाओ फाउंडेशन छीन ली गई। अब वे ऑर्डिनरी मॉर्टल्स बन चुके थे। उन्हें बुरियल डीमन रियल में भेज दिया गया, जहां उन्हें लंबे समय तक लेबर करके अपने क्राइम्स का रीपेमेंट करना था। अगर किसी ने भागने या विरोध करने की कोशिश की तो उसका सोल सीधे डिस्ट्रॉय हो जाता। और इस मैसिव कॉम्पेंसेशन के साथ ली चेन की कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू हुई। वो इमॉर्टल एम्परर की सीमा भी पार कर गया और यूनिवर्स क्रिएशन रूलर रियल्म तक पहुंच गया। अब वह पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन लॉज को कंट्रोल कर सकता था। ली चेन खुद भी शॉक में था। उसने कहा, मिये, मैंने तो बस एक पत्ता हटाया था और तुमने मुझे क्रिएशन रूलर बना दिया। अब मैं थोड़ा सा भी हिला तो शायद पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में आराम से कैसे रहूं? लेकिन दूसरी तरफ इमॉर्टल वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई। उनके लोगों को फाइनली समझ आ गया कि उन्होंने किस तरह के एग्जिस्टेंस को प्रोवोक किया है। एक पावरफुल कल्टीवेटर ने कहा कि यह कोई ऑर्डिनरी इमॉर्टल एम्परर नहीं है, ये यूनिवर्स क्रिएशन रूलर है। अगर ली चेन सिर्फ एक थॉट से चाहे तो पूरा इमॉर्टल वर्ल्ड रीसेट हो सकता है। इसलिए अब लड़ना इम्पॉसिबल था। इमॉर्टल वर्ल्ड के लीडर्स ने तुरंत फैसला किया कि वे खुद लोअर रियल्म में जाकर माफी मांगेंगे। वे इमॉर्टल वर्ल्ड की सारी हिडन रिसोर्सेज और ट्रेजर्स लेकर उसके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। उनका कहना था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे लाई चेन के गेट कीपर्स तक बन जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में उसे नाराज नहीं करेंगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इमॉर्टल किंग रियल्म से ऊपर के सभी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अब उनके सामने लड़ाई का नहीं बल्कि पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड को बचाने का सवाल था। इमॉर्टल वर्ल्ड के सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स अब एक साथ लोअर रियल्म में उतर आए थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, ली चेन के सामने सरेंडर
करना, अपने अपराधों की माफी मांगना और अपने पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड को बचाना। लेकिन ली चेन को अचानक अपने सामने इतनी बड़ी सेना दिखाई दी तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि आसमान में खड़े इन लोगों की वजह से उसकी धूप पूरी तरह रुक गई थी। ली चेन ने परेशान होकर कहा, इतने सारे लोग कहां से आ गए? आसमान तुम्हारा है, मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरी धूप मत रोको। बड़ी मुश्किल से मुझे धूप सेंकने की परफेक्ट जगह मिली थी और अब सब ठंडा हो गया। क्या इंसान को आराम से रहने भी नहीं देंगे? स्पिरिट ये सुनते ही फिर भड़क उठा। उसने इसे यूनिवर्स लेवल ऑप्टिकल अटैक घोषित कर दिया। होस्ट सिर्फ आराम से धूप सेंक रहा था और नेचुरल एनर्जी ले रहा था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर उसकी सनलाइट रोक दी थी। ऊपर से उनके कारण टेम्परेचर भी कम हो गया और लाई चैन के शरीर पर गूज बम्स तक आ गए। स्पिरिट के हिसाब से यह सिर्फ सनलाइट रोकना नहीं था, बल्कि होस्ट के आराम के अधिकार पर सीधा हमला था। लाई चैन ने उसे शांत करते हुए कहा कि आखिर उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए धूप रोकी है। ये लोग इतनी दूर से माफी मांगने आए हैं, इसलिए इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें थोड़ा साइड में हट जाने दो ताकि सनलाइट वापस आ जाए। लेकिन स्पिरिट का लॉजिक अलग था। उसने कहा कि अगर होस्ट को धूप चाहिए तो पूरे यूनिवर्स के स्टार्स को उसकी सुविधा के हिसाब से घूमना चाहिए। जो भी उसकी सनलाइट रोकेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर स्पिरिट ने एक नया फैसला लिया। चूंकि ये सभी लोग खुद उसके सामने झुकने और ट्रेजर्स देने आए थे, इसलिए उन्हें मारने के बजाय एक अलग काम दिया जाएगा। अब 3 इमॉर्टल एम्परर्स, 3000 इमॉर्टल किंग्स और 1 मिलियन ट्रू इमॉर्टल्स की सारी कल्टिवेशन परमानेंटली सील कर दी गई। उन सभी को इंसानी सोलर रिफ्लेक्टर्स में बदल दिया गया। अब वे ली चेन के कोर्टयार्ड में खड़े होकर पूरे दिन सनलाइट रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि उसके शरीर पर हमेशा परफेक्ट सनलाइट पड़ती रहे और टेम्परेचर भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। जो भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश करेगा उसका सोल तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके साथ सिस्टम ने ली चेन को फिर से मैसिव कॉम्पेंसेशन दिया। उसकी कल्टीवेशन ने क्रिएशन रूलर रियल्म की सीमा भी पार कर दी और वो एक ऐसी सुप्रीम रियल्म में पहुंच गया जो सभी इमॉर्टल डाओ रूल्स और सामान्य पावर सिस्टम से ऊपर थी। ली चेन खुद इस बढ़ती हुई पावर से परेशान हो गया। उसने हैरानी से कहा, मैंने तो बस थोड़ी सी सनलाइट की बात की थी और तुमने मुझे सीधे सुपर डिमेंशनल सुप्रीम रियल्म तक पहुंचा दिया। अब मैं सिर्फ एक थॉट से 2 वर्ल्ड्स को ही वॉइड में बदल सकता हूं। ऐसे में मैं आराम से आफ्टरनून नैप कैसे लूंगा? स्पिरिट को फिर भी कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि जिसने भी होस्ट की सनलाइट छीनी उसे अब हमेशा सनलाइट प्रोवाइड करनी होगी। कुछ ही समय में पूरी व्यवस्था बदल गई। जो लोग कभी इमॉर्टल वर्ल्ड के सुप्रीम एक्सपर्ट्स थे अब ली चैन के लिए जायंट सोलर पैनल्स की तरह खड़े थे। एक फॉर्मर इमॉर्टल एम्परर ने अंदर ही अंदर अपनी हालत पर दुख जताया। इतने लंबे समय तक कल्टीवेशन करने के बाद भी आखिरकार उसकी जिंदगी एक सनलाइट डिवाइस बनकर रह गई थी। लेकिन ली चैन को आखिरकार सही अमाउंट में धूप मिलने लगी। उसने आराम से देखा और कहा कि अब सनलाइट बिल्कुल परफेक्ट है। इमॉर्टल वर्ल्ड के ये लोग भी कमाल हैं, खुद इतनी दूर चलकर आए और अब सोलर लैंप बनकर उसकी सेवा कर रहे हैं। ली चैन ने मन ही मन उनकी सर्विस को पूरे 5 स्टार्स दे दिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आएगा तो सब्सक्राइब रहने पर आपको उसकी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप लोग नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट सीजन जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना सपोर्ट बनाए रखना।